साउंड एक बार चेक कर लीजिएगा ना। चलिए ठीक है, आप लोग ठीक है ना? जोर से बोलो, ये सुनो जोर से। जब तक वहां आवाज नहीं जाए तब तक नहीं शुरुआत होगा, इसलिए थोड़ा ध्यान से बोलोगे, ठीक है? क्या ठीक हो? फिर लास्ट बार जोर से, यस और नो? यस सर। अब थोड़ा प्लीज एनर्जेटिक रहना, ऐसे नहीं एकदम मुर्गे की तरह नहीं रहना है सुस्त, थोड़ा ध्यान रखिएगा। देखो, जो लोग अगर क्लास नहीं किए थे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो कल का क्लास छोड़ दिए थे, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं आराम से। तो जितना बोल रहा हूं ट्रिक पहले प्लीज ध्यान देना, अदरवाइज सारा मामला बेकार हो जाएगा, ठीक है? तो 5 ट्रिक था ना टोटल? 5 ही था ना कि 6 था? 5 ही था। चलो अच्छा, साउंड नहीं है क्या? साउंड नहीं है? साउंड अपना बढ़ा के देखिए तो। साउंड कैसे नहीं है? चेक कीजिए जरा। है ना? चलिए, मैंने बोला था मॉडर्न हिस्ट्री, स्पेक्ट्रम लाया ना, स्पेक्ट्रम वही रखिएगा जरा 2 मिनट, ठीक है? मैंने बोला था कि जब भी मॉडर्न हिस्ट्री करोगे तो मॉडर्न हिस्ट्री में आपका रीडिंग वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा सबसे पहला, है ना? तो जो रीडिंग वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, तो मैंने टोटल कल थीम बताया था आपको, कितने थीम थे टोटल? 5। प्लीज क्या सब अलर्ट हो, एक बार थोड़ा प्रोसेस करो ताकि मजे से आगे बढ़े। मैं बार बता रहा हूँ, पूरा अलर्ट रहना, ऐसा नहीं क्या है और बैठे हुए हैं, तो थोड़ा अलर्ट रखो। प्रोसेस जितना आप करोगे मेरे लिए उतना बेटर रहेगा कि मैं आपको ज्यादा दे पाऊंगा, है ना? तो प्लीज पूरी तरीके से अलर्ट होकर एक बार जोर से शुभारंभ कर दो ताकि आगे बढ़े। तो क्या रेडी हो? यस और नो? जोर से यस और नो। जब तक नहीं बोलोगे नहीं शुरुआत करेंगे। तो सबका आवाज आना चाहिए, तो पाप लगेगा, दीपावली आने वाला है। लास्ट बार यस और नो? अब हुआ। अब सर, जो मैंने बोला था कि टोटल अगर थीम 5 है तो 5 थीम में से थोड़ा सा आपको पॉइंट कुछ दिमाग में रखना है, ठीक है? 5 थीम। थीम 1 क्या था जरा बताओगे? थीम 1 तो सबसे पहला, ध्यान से देखना, मैं रिपीट कर रहा हूं, प्लीज कनेक्ट कर लेना आराम से। सबसे पहला, अगर यूरोपियंस आ रहे हैं तो मैंने बोला कि यूरोपियंस अगर आ रहे हैं तो यूरोपियंस आपस में पहले लड़ेंगे, और लड़ने के बाद जैसे मैंने बोला एंग्लो फ्रेंच वार हो गया, फिर एंग्लो, उसके बाद आपस में लड़ेंगे, फ्रांस, पुर्तगाल, डच, ये सब लड़ेंगे आराम से। जब आपस में लड़ेंगे उसमें से जो पावरफुल बनेगा वो पावरफुल आगे चलकर राज करेगा। और जाहिर सी बात है, सबको पता है कि सबसे ज्यादा पावरफुल कौन होगा? ब्रिटिशर्स। तो चूंकि वो सबको हराए तो मामला जो है आगे बढ़ेगा। तो मैं अभी जो टेक्निक आपको कल बताया था तेजी में एक बार रिपीट करूंगा। देखो, पूरा मॉडर्न हिस्ट्री रीडिंग करना बहुत नेसेसरी है, बिना रीडिंग के काम होगा नहीं, ठीक है? तो रीडिंग करने से पहले ये जो टेक्निक बता रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा ध्यान में रखोगे तो बहुत आसान हो जाएगा। ये तो मॉडर्न हिस्ट्री मेरे कितना भी पढ़ाने के बावजूद भी अगर आप नहीं रीड करोगे तो फायदा नहीं होगा, यकीन मानिए, मैं बार बार बोलता हूं। बाकी सारे सब्जेक्ट, चाहे फिजिकल ज्योग्राफी हो, चाहे इंटरनल सिक्योरिटी हो, एग्रीकल्चर हो, एथिक्स हो, वो सब मेरी जिम्मेदारी है। मैंने कभी उसमें आपको रीड करने के लिए ज्यादा बोला भी नहीं है। मॉडर्न हिस्ट्री आपकी जिम्मेदारी थोड़ी ज्यादा हो जाती है क्योंकि आपको ज्यादा रीड करना पड़ेगा और क्वेश्चंस स्टैटिक ज्यादा रहते हैं हमेशा, तो आपको ज्यादा मजा जो है रीडिंग करने में ही आएगा। और इसीलिए बिना रीडिंग का कोई अगर ये सोचे कि मॉडर्न हिस्ट्री में एकदम गर्दा उड़ा देंगे तो थोड़ा इम्पॉसिबल सा मतलब साउंड करता है। तो स्पेक्ट्रम के अलावा दूसरा कोई बुक पढ़ना नहीं है आपको, कोई भी बुक नहीं। तो अब आते हैं थोड़ा सा ट्रिक पे। तो पहला ट्रिक था, ध्यान से समझना, बहुत सिंपल है, प्लीज एक बार आप लोग दिमाग में रख लेना, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहला था, बंगाल से स्वामी कलकत्ता सुमन के घर गया। इसमें बस ध्यान रखना है कौन कौन सा डेट, बंगाल। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905, ये अक्टूबर वाला याद नहीं रखिए। तो 1905 एक पहला डेट याद रखिएगा। क्या सुन पा रहे हो? फिर थोड़ा सा नेक्स्ट आगे आओ तो आपको मिलेगा स्वामी। तो स्वामी में SWS स्वदेशी मूवमेंट 1905, प्लीज ध्यान में रखना। आगे आओ, MI मुस्लिम लीग, मुंबई इंडियंस नहीं है, तो मुस्लिम लीग में 1906 ध्यान में रखिएगा, जिसमें मैंने बोला कि आगा खान सलीमुल्लाह ये लोग ऑलरेडी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनाने के लिए जो है जाकर मिले थे मिंटो से, और मॉर्ले मिंटो सुधार आपको पहले ही बताया था, इसमें भी आ जाएगा। तो यहां पे ध्यान रखना, मुस्लिम लीग 1906, रिपीट करते जाना। कलकत्ता सेशन 1907 के 1908, 1906,
और ये फर्स्ट बार इसमें स्वराज शब्द का इस्तेमाल हुआ है। मैंने बोला जब पूरा मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आप स्पेक्ट्रम पूरा पढ़ोगे तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो जो टेक्निक है 1905 में मान लो कुछ इंपॉर्टेंट घटना और हुआ तो आपको उस नोट्स में स्पेस छोड़कर वहां चिपका लेना है, इसलिए कि अपडेट आप सारा का सारा हो जाएगा एक बार दिमाग में। नहीं तो क्या है, पूरा मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लोगे और अंतिम में लगता है कि कुछ नहीं आ रहा है, पढ़ा हुआ है लेकिन फील होता है ऐसा कि कुछ भी पढ़ा हुआ नहीं है। इसके लिए ये टेक्निक आपको पूरा काम आएगा। तो पहला वंस मोर रिपीट करोगे, बंगाल, पार्टीशन ऑफ बंगाल, प्लीज सभी रिपीट करिए, पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905। नहीं रिपीट करोगे नहीं याद होगा, मैं बता देता हूं, मॉडर्न हिस्ट्री का कोई लाइलाज नहीं है भैया, पहले बता देता हूं, इसीलिए इतना फ्रैंकली होकर पढ़ाना है, नहीं तो आराम से लिखवा के चिप देता। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905। उसके बाद नेक्स्ट स्वामी, हरामी नहीं है, स्वामी है, तो SW स्वामी क्या है, स्वदेशी मूवमेंट 1905। नीचे MI मुस्लिम लीग 1906। इस डेट को याद रखोगे। अब उसके बाद कलकत्ता, कलकत्ता सेशन 1906। इंपॉर्टेंस क्या है, पहली बार स्वराज शब्द का इस्तेमाल। क्लियर है, नीचे आओ। अब आते हैं सुमन, तो सर SU सूरत स्प्लिट, सूरत विभाजन 1907 ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन गरम दल एंड नरम दल, जो एक्सट्रीमिस्ट है और जो मॉडरेट्स है उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ जिसके कारण सूरत विभाजन हुआ। क्लियर है, क्या क्लियर है? अब उसके सुमन के नीचे MON मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, और इसमें मैंने पहले बोला था मॉर्ले वाज द सचिव एंड मिंटो वाज द वायसराय, क्योंकि बीपीएससी में जानबूझकर, यूपीएससी में तो कभी कभार पूछता है लेकिन बीपीएससी में पूछ लेगा कि ये लास्ट वायसराय कौन थे या गवर्नर जनरल कौन था, इसलिए एक दो नाम जो इंपॉर्टेंट है उतना ही ध्यान में रखिएगा। हालांकि बीपीएससी का भी अब ट्रेंड पूरा का पूरा यूपीएससी के तर्ज पे है, तो इसीलिए आपको सहूलियत थोड़ा हो जाएगा। तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909। वंस मोर प्लीज इधर मत देखना, आप दिमाग में रखना, देखो यहीं का यहीं रट के जाना, नहीं तो घर पे कुछ नहीं होगा। तो पहला पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905। अब जो बोलूंगा रैंडमली बोलूंगा, क्लियर? पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद दूसरा स्वदेशी 19 कहीं भी बोलूंगा तो 1905 पक्का ना, मुस्लिम लीग कहीं भी बोलूंगा, ठीक है? नेक्स्ट उसके बाद अब जो बोलूंगा वही ध्यान रखना, नहीं तो इधर समझ जाना। अब बताना मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, ईमानदारी से इधर तक लो तो देख लो 1909। लास्ट मॉर्ले मिंटो के पहले एक और सूरत स्प्लिट 1907। अब एक बार सीक्वेंस में आना, पार्टीशन ऑफ बंगाल, उसके बाद स्वदेशी, मुस्लिम लीग 1906। 1907 में क्या हुआ है, सूरत स्प्लिट, पक्का ना? प्लीज अलर्ट रहना। तो सूरत स्प्लिट, और 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, बात खत्म, यहां तक निपट गया। अब इसके थोड़ा सा आगे हो तो सुमन के घर गया, यानी गर्ल्स हॉस्टल गया, क्योंकि स्वामी जी हैं तो गर्ल्स हॉस्टल बोलना ठीक नहीं लगता है, बट फिर भी गर्ल्स हॉस्टल गया, यानी कि GH। अब GH के लिए G फॉर गद्दार पार्टी। तो थोड़ा सा जो लोग कल सब लोग लिख लिए थे ना, जो लोग नहीं लिखे हैं वो लोग लिखते जाइएगा, बाकी मैं PDF एक बार ग्रुप में सेंड कर दूंगा, वहां से छाप लेना, ठीक है? पहले यहाँ पे दिमाग में बैठाना, नहीं तो छापने के लिए नोट्स पूरे बाजार में पड़ा हुआ है। तो GH में G फॉर गद्दार पार्टी, कितना डेट कितना है बताओगे? 19 अरे 1930 तो 1913। तो गद्दार पार्टी हो गया 1930। ध्यान रखना, इसमें इंपॉर्टेंस एक बात है, लाला हरदयाल। तो भाई लाला हरदयाल ये बनाया गया सैन फ्रांसिस्को USA के अंदर, क्या सुन पा रहे हो? अब थोड़ा सा नीचे आना, उसके बाद H फॉर क्या है, होम रूल मूवमेंट, ये मैं कल बता चुका हूं, फिर भी मैं रिपीट करवा रहा हूं उन लोगों के लिए जो कल प्रेजेंट थे। समझ में आ रहा है? तो H फॉर क्या हो गया, होम रूल मूवमेंट। अब आना नीचे, होम रूल लीग अलग है, और उसके बाद मैंने बोला था इंडियन होम रूल लीग अलग है। तो इंडियन होम रूल लीग जो है वो बाल गंगाधर तिलक का देन है, और उसका हेडक्वार्टर का है पुणे। तो ये पूरा बंगाल से स्वामी कलकत्ता सुमन के घर गया, ये यहां तक दिमाग में, अगर ईमानदारी से बोलना जिसको क्लियर है वो हाथ खड़े करना एक बार, ठीक है? अब मैंने वापस बोल दिया, सिंपल 1905 एक डेट याद रखो, और फर्स्ट वीक का लास्ट डेट याद रखो जो है 1915 से 16 होम रूल लीग वाला। प्लीज इतना दिमाग में भी रखना, बाकी धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं टेक्निक, दूसरा टेक्निक क्या था, लाख खीरा रोजाना हम खाते हैं। तो लाख खीरा रोजाना हम खाते हैं, करोड़ भी खा देते हैं, लाख खीरा रोजाना हम खाते हैं, क्या दिख पा रहा है इसके अंदर, लाख खीरा रोजाना हम खाते हैं में आओगे तो सिंपल LAC, L मतलब लखनऊ पैक्ट। दूसरा आ जाओ A फॉर अगस्त डिक्लेरेशन, कल बता चुका हूं इसलिए ध्यान रख रहा हूं, मैं थोड़ा तेजी में जा रहा हूं, बाकी और कोई कारण नहीं है। तीसरा C मतलब चंपारण सत्याग्रह। यहां तक क्लियर है? जोर से बोलो ना, चलो आगे बढ़े। अब आना नेक्स्ट, तो सर अगस्त डिक्लेरेशन 1900 मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सब आ जाएगा। 1917 चंपारण सत्याग्रह, प्रथम सविनय ज्ञान इसको बोलते हैं, और 3 कठिया सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है यहां तक? तो सर LAC मामला हो गया, लाख खीरा मतलब खेड़ा मूवमेंट, खेड़ा मूवमेंट का खेड़ा गुजरात की राजस्थान,
गुजरात। तो खेड़ा मूवमेंट को पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन बोलते हैं कि असहयोग आंदोलन बोलते हैं? तो प्रथम असहयोग आंदोलन खेड़ा सत्याग्रह, बात खत्म। अब उसके नीचे आओ, रोजाना। तो रोजाना में ROW रॉलेट एक्ट 1919 और जालियांवाला बाग 1919 13 अप्रैल, ये 13 अप्रैल थोड़ा डेट याद रख सकते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर रिटर्न नाइटहुड, यहां तक क्लियर है। अब इसके बाद आइए नेक्स्ट, हम मतलब है हंटर कमेटी, यानी कि हंटर कमेटी जो है हंटर कमीशन के ऊपर बात है, मामला खत्म है यहां तक, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, जब पढ़िएगा और आप नोट्स जब बनाएगा तो इसमें चिपकाओगे फटाक से कि भैया ये यही था, मतलब कनेक्ट हो जाना चाहिए। देखो ईमानदारी से मैं बार बार बोल रहा हूं, मॉडर्न हिस्ट्री का कोई इलाज नहीं है, मैं पहले बता देता हूं। और ये भी बात सही है कि बिना मॉडर्न हिस्ट्री के प्रीलिम्स क्वालिफाई करना भी बड़ा डिफिकल्ट है, दोनों बात है, ध्यान समझना। अब 15 से 20 क्वेश्चंस है इधर, मिनिमम नहीं भी रहेगा तो 10 प्लस तो क्वेश्चंस रहेंगे, वो किसी भी बीपीएससी हो चाहे यूपीएससी हो। तो हम अगर उसको छोड़ भी नहीं सकते और उसके बिना क्वालिफाई भी नहीं कर सकते, इसीलिए एटलीस्ट हमारा मामला ये है कि अगर 20 क्वेश्चन आता है तो हम कम से कम इसमें रहे कि सर 12 से 15 टैकल कर पाए। अगर इतना है उसके बाद हम आराम से सेफ जोन में है। और मैं दिल से आपको बोल रहा हूं, मैं जितना टेक्निक बता रहा हूं सिर्फ उस पर कमांड कर लो, कोई माइकलाल आपका रिजल्ट नहीं रोकेगा। मेरे भाषा उस सब चिंता मत करना, लेकिन ध्यान रखना कोई रिजल्ट नहीं रोकेगा। और सिर्फ इतना ही में से 15-30 पेज के अंदर पूरा मॉडर्न हिस्ट्री आपके पास रहेगा। फिर रीड करोगे, उसमें जो नया लगा टक से अपडेट कर लिया, ताकि वो जो है 20 से 30 पेज में आपके पास पूरा मॉडर्न हिस्ट्री रहे। नहीं तो स्पेक्ट्रम आप 10 बार पढ़ेंगे, 12 बार पढ़ेंगे ना, उसके बावजूद भी आप ये कह सके, कोई भी टॉपर ये कह सके कि हम पूरा का पूरा हिस्ट्री बना के आ जाएंगे, तो सर पॉसिबल नहीं है। इसीलिए रिक्वेस्ट है कि आप इस पे कमांड करना। तो पहला क्या था, बंगाल से स्वामी कलकत्ता कहां गया, किसके घर, सुमन के घर। दूसरा, लाख खीरा रोजाना हम खाते हैं, ये क्लियर है। तो लाख खीरा रोजाना हम खाते हैं, उसमें LAC बोला था। और उसके बाद अब हम तीसरे पे आएंगे, हंटर कमेटी के बाद। तो लास्ट बार एक बार दिखा दे रहा हूं, जो लोग नहीं लिखे, कितने लोग लिख चुके हो हाथ खड़े करना, जो लोग लिख चुके हो, मतलब 5 टेक्निक। कुछ लोग कल आए थे, जो लोग कल आए होंगे वो लोग नहीं लिखे होंगे, है ना, जो नहीं आए थे वो लिख लिए होंगे। तो लाख खीरा रोजाना हम खाते हैं, तो लाख खीरा रोजाना हम खाते हैं। तो इसमें LAC लखनऊ पैक्ट 1916, A फॉर क्या है, अगस्त, बोलते जाना थोड़ा, अगस्त डिक्लेरेशन। C फॉर चंपारण सत्याग्रह 1917, और चंपारण सत्याग्रह को ही प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन बोलते हैं। 3 कठिया सिस्टम यहीं से शुरू हुआ है, ये बस मैं आपको बताते जा रहा हूं, इसमें आप अपडेट करते जाना। तो लाख हो गया। अब एक खीरा, मतलब खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा कहां, राजस्थान, गुजरात, गुजरात। खेड़ा को प्रथम असहयोग आंदोलन भी बोलते हैं। तो खेड़ा में असहयोग आंदोलन। और यहां पे आपको जो है दिमाग में रखना है, पहली बार जो है भूख हड़ताल और अहमदाबाद मिल हड़ताल, रोजाना ROW रॉलेट एक्ट, प्लीज याद रखिएगा। और रॉलेट एक्ट में क्या है, एक स्पेशल कोर्ट बनाया गया जिसमें किसी को भी फांसी नहीं, मतलब सजा दिया जा सकता था, जिसका अपील किसी भी अलग कोर्ट में नहीं हो सकता था। और जस्ट रोजाना में जन जो है, ये है जालियांवाला बाग। जालियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919, इसका डेट बहुत मस्त है, इसके बिना काम होगा नहीं। नेक्स्ट, इसी समय रविन्द्रनाथ टैगोर ने जालियांवाला बाग कांड के बाद अपना नाइटहुड का उपाधि जो है वापस कर दिया था। ये आप जब रीड करेंगे तो चीजें आसान हो जाएंगी। उसके बाद लाख खीरा रोजाना हम मतलब है हंटर कमेटी, और हंटर कमेटी 1919, डेट याद रखिएगा, जालियांवाला बाग के जस्ट बाद। पहले यहां तक क्लियर है। तो लाख खीरा रोजाना हम खाते हैं, ये मैं सिर्फ आपको शॉर्टकट दिमाग में बताते जा रहा हूं। पॉइंट नंबर 3, यानी कि ट्रिक थर्ड जरा देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। खिलाओ ना चाचा शीला को, ये देखो क्या है, खिलाओ ना चाचा शीला को, खिलाओ। ये जो है खिलाफत कमेटी भी अलग रखना। खिलाओ मतलब है खिलाफत मूवमेंट 1919 से 1920, क्या दिख पा रहा है। अब जरा नीचे आना, सब देखो अपना लिखा हुआ है तो ध्यान से रखना, ये चेपा हुआ नहीं है। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी अध्यक्ष उस समय गांधी जी बने। जरा थोड़ा सा नीचे आओ, खिलाओ के बाद ना, तो ना मतलब हो गया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 से 1922। चाचा मतलब चौरी चौरा कांड, और चौरी चौरा कांड का डेट मस्ट है 1922। बस एक आइडिया दे रहा हूं, प्लीज ध्यान देते जाना। शीला SILA, अब इसको ध्यान में रखने के लिए साइमन कमीशन SI, ध्यान से समझ में आ रहा है। तो एक हो गया साइमन कमीशन, और एल हो जाएगा लाहौर, जो लाहौर अधिवेशन और लाहौर सेशन जो हुआ। तो मैं जस्ट थोड़ा सा नीचे कर रहा हूं, और इसका लास्ट का डेट प्लीज याद रखिएगा। शीला, तो क्या हो गया, साइमन कमीशन दिख रहा है क्या, पक्का। और साइमन कमीशन के साथ और कौन है, लाहौर सेशन। तो लाहौर सेशन 1929। प्लीज आप लोग क्या बोर हो रहे हैं, बोर मत होना, अलर्ट रहना और ध्यान से समझना। लास्ट पहला डेट हम लोग जो स्टार्ट किए थे 1905 था, अभी जो हम लोग हैं कहां पे है, 1929 पे हैं। तो बेसिकली हम लोग आराम से धीरे धीरे बढ़ के वहां तक आ चुके हैं। इसके अंदर आपको अपडेट करते जाना है। अब थोड़ा सा नीचे आओ, ट्रिक नंबर 4, डंडा 1 गांधी 2 कंपोनेंट 3। तो डंडा 1
गांधी टू कंपोनेंट, डंडा मतलब दांडी मार्च, और ये तो सुना ही होगा नमक वाला। तो दांडी मार्च 1930। फर्स्ट मतलब है पहला राउंड टेबल, जो हिंदी में गोलमेज सम्मेलन बोलते हैं। गोलमेज, जो मेज गोल हो गोलमेज, चौड़ा मेज हो तो चौड़ मेज लेकिन यहाँ गोलमेज सम्मेलन, गांधी जी शामिल हुए नहीं हुए वहां डिटेल। गांधी इरविन पैक्ट, तो डंडा 1, गांधी 2 मतलब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931, ये दोनों कॉमन हो गया, यहाँ ये दोनों कॉमन हो गया। अब उसके बाद है कंपोनेंट, कॉम्युनल अवार्ड 1932, और पीओएन जो बच रहा है पूना पैक्ट 1932, क्लियर है, ये दोनों कॉमन हो गया। और लास्ट है थर्ड राउंड टेबल, दिख पा रहा है। तो ओवरऑल देखो, ये मैं जो पढ़ा रहा हूँ सिर्फ इसका मेन मकसद यही है कि आपके पास पूरा मॉडर्न हिस्ट्री कब्जे में आ जाए। ये ऐसा नहीं है कि इसके पढ़ाने से आपका बहुत सारा कुछ जो है छूट जाएगा या हो जाएगा, लेकिन इसके पढ़ाने से आपका कमांड जरूर हो जाएगा कि आप 10 से 12 क्वेश्चन हिट कर जाओगे आउट ऑफ 15 या 20 क्वेश्चन। नेक्स्ट है राउंड टेबल 3। तो सर ये जरा बोलना क्या है, डंडा 1, गांधी 2, कंपोनेंट 3, टोटल कितने ट्रिक हो गए? 4 ना। अब पांचवा ट्रिक मैंने कल लिखवाया था, शायद आप लोग को पांचवा लिखवाया था। चलिए, तो पांचवा लिखवाया था, ठीक है। नहीं तो यहां देखो, लालू के कृपा से, जरा पढ़ना क्या दिखा हुआ है। तो लालू के कृपा से क्विट करना पड़ा शिमला का कैबिनेट और एमओयू, ये हटा दो, ये और ये हटा दो, सीधा लालू के कृपा से क्विट करना पड़ा शिमला कैबिनेट और क्या, एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं, लेकिन यहां एमओयू का अलग हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो सर लालू में एलए क्या दिख रहा है, लाहौर रिजोल्यूशन, डेट बताना क्या है, डेट 1940। अब आना जरा, एएलयू क्या है, अगस्त ऑफर, और यहीं पे अगस्त ऑफर में 1940, ये दोनों कॉमन इसके साथ। कृपा मतलब क्रिप्स मिशन, और उसके बाद है क्विट, क्विट तो आपको ध्यान में होगा, क्विट इंडिया मूवमेंट, इसका डेट में इंपॉर्टेंट है 1942। शिमला, तो जो आपका शिमला जो है, ये शिमला कॉन्फ्रेंस जो हो रहा है वो 1945, और उसके बाद है कैबिनेट, कैबिनेट मिशन प्लान, और एमओयू मतलब है माउंटबेटन प्लान 1947। तो अपन कहां से चले थे, 1905 से पहुंचे कहां तक, 1947 तक। अब इसके बाद का जो मामला है, कितने लोग पूरा ये नोट्स लिख चुके हैं, पांचों का पांचों ट्रिक, हाथ खड़े करना जरा। ठीक, अब इसमें कुछ डेट्स है जो ध्यान में रखना है, जो वर्ल्ड वॉर और आईआर से कनेक्टेड है, तो जिनको आईआर जितना पढ़ाया हूं उसका ही इस्तेमाल आएगा। अब हम आपको लिखवाने जा रहे हैं पहले की सर जो पढ़ाई हम लोग करेंगे उसमें कहां से कैसे क्या कवर अप करेंगे। देखो मेरे लिए थोड़ा सा चीजें आसान हो चुका है, ताकि आपको दिखाकर मामला जो है आसान हो जाएगा और जल्दी हो जाएगा, ठीक है, मेहनत आपका थोड़ा सा बढ़ सकता है। पहला, तो अगर हम इसको थोड़ा सा इग्नोर करते हुए चलें कि भैया हमको पढ़ना क्या है नहीं पढ़ना है, तो अब अपने कॉपी में एक हेडिंग डालिएगा। सबसे पहला, सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिलेटेड टू मॉडर्न हिस्ट्री। बेसिक बात है, लेकिन इसको लिखिएगा जरूर। और अब हम यहां से मजे से कवर अप करेंगे। सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिलेटेड टू मॉडर्न हिस्ट्री। अब ना जिस तरीके से मैं बताते जा रहा हूं, प्लीज पहले लिख लेना, और आपसे हाथ जोड़ के विनती है, ध्यान से समझ लो। मैं पहले ही बोला हूं, ये 7 महीना 8 महीना जो बार बार मैं जिक्र कर रहा हूं कि 26 मई को पेपर है और ये पेपर हमें क्वालिफाई करना है। मैं यहाँ पे बार बार बोला हूं कि मैंने ये जो ओपन किया इसका कोई पर्पस नहीं था कि मुझे प्रॉफिट कमाना है और ये करना है। मैं पहले बता, इसका मतलब मेरा ये नहीं था कि मुझे कमाना नहीं है, मैं ये नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं ये जरूर बोलूंगा कि मकसद सिर्फ एक बात का था कि वो रिजल्ट देना है, और जगह मैटर नहीं करता है। मैं बार बार फर्स्ट डे से बोलता रहा हूं कि दिल्ली भी कभी गांव था, वहां पे भी किसी ने शुरुआत करी थी। तो उसी तरीके से ये प्रोसेस और थॉट है जो आगे तक है। अगर मुझे लगेगा कि इसका फीडबैक नहीं मिल रहा है और आप लोग इंटरेस्टेड नहीं है, तो भैया हाथ जोड़ेंगे और हम जहां निकल जाएंगे। मैं पहले ही बोला हूं, मैंने बीएचयू ऑलरेडी आपको उसको छोड़ा है सिर्फ इस वजह से कि 7 महीना में दे दूं। मैंने बीएचयू नहीं गया, वहां पर रिसर्च के लिए ऑलरेडी था, वो छोड़ दिया मैंने। उसके बाद फिर मैंने आगे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, वहां पे लेक्चरर का छोड़ा हूं। तो लॉजिक है, नेट क्वालिफाई करने के बावजूद भी अगर मैं छोड़ रहा हूं तो उसके पीछे सिर्फ एक पर्पस है, देखो मैं अपना लाइफ बेहतर कर लूंगा और भी लोग, सब लोग, आप भी अपना बेहतर कर लोगे। मैं सिंपल चाहता हूं कि जनरल कॉम्पिटिशन ना सोचो तो आइए सोचो, नहीं तो रिसर्च सोचो, और ये होगा, मोतिहारी से होगा। ये ऐसा नहीं है कि प्लेस इंपॉर्टेंट कभी नहीं रहा है, ये थॉट इंपॉर्टेंट है, और थॉट में अगर जान है ना तो आज नहीं तो कल होगा। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, लेकिन होगा जरूर। और मैं पूरा शिद्दत के साथ बोल रहा हूं कि आज के आने वाले 1.5-2 सालों के बाद यहाँ पे लाइन लगा रहेगा, और एक गारंटी मैं पहले भी बोला हूं कि सिंपल सा एक ही बात का प्रोसेस है कि बस आइए सोचो
और रेलवे उलवे एसएससी ओसी सोचना है तो भैया हम ठीक आदमी नहीं है, कहीं और चले जाओ, कहीं हम लताड़ देंगे ऊपर से। तो लॉजिक ये है कि थॉट आपका हमेशा बड़ा हो और उसमें जुटे रहो चाहे जो हो जाए, और जगह के बारे में बिल्कुल मत सोचो, जिनको लगता है पहले बोलो। इसलिए 7 महीना ना ताबड़तोड़ होना चाहिए। ये सोचना नहीं है कि क्या होगा नहीं होगा, ये 7 महीना फाड़ चीड़ के पढ़ाई करना है बस। क्या होगा नहीं होगा बाद में देखेंगे, पहले पढ़ लेते हैं। जीवन भर आधा से ज्यादा उम्र ऐसे ही बीत गया सोचते सोचते कि क्या होगा क्या नहीं होगा, इंजीनियरिंग करें कि ये करें कि वो करें, ये करें, ऐसा ही चलता चला गया। इसीलिए लास्ट 7 महीना बिना सोचे सिर्फ जो बोल रहा हूं वो करते जाओ, उसके बाद किसी का सुनने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगा। क्या रेडी हो? तो सर अब जो हेडिंग डाले हो उसमें मैं सारा का सारा पूरा पॉइंट आउट करके जितना भी कंटेंट और जितना भी टॉपिक लिखवाऊंगा सिर्फ उतना ही टॉपिक पढ़िएगा प्रभु। स्पेक्ट्रम की बुक जो है वहीं से दीजिए जरा। इस बुक में देखो, ये अगर स्पेक्ट्रम बुक है, इंग्लिश है, इसका हिंदी भी अवेलेबल है। पूरा चैप्टर कभी भी इंपॉर्टेंट इसमें नहीं रहा है, ध्यान से समझ लीजिएगा ना। कभी ये पूरा आपको पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है। फर्स्ट रीडिंग आप पूरा आराम से पढ़ लो। फर्स्ट रीडिंग हंसते खेलते, मैंने बार बार बोला हिस्ट्री का 2 नियम है। पहला नियम, जब हिस्ट्री शुरुआत करो तो इसको एंड करो, गैप किए तो फिर वापस से शुरुआत करोगे। ये इसका बड़ा डेंजर काम है, ध्यान रखिएगा। बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जैसे पॉलिटी हो रहा है ना, मैनेज हो जाएगा। फिजिकल ज्योग्राफी, इंटरनल सिक्योरिटी, आईआर, एथिक्स, ये सब मैनेज हो जाएगा। ये ऐसा सर बीमारी है कि आधा आप जहां तक क्रिस मिशन तक छोड़ दिए, 1.5 महीने बाद स्टार्ट करिएगा तो फिर पहला पढ़िएगा सोर्स से। कुछ बुझा रहा है? इसीलिए जब एक बार इसको स्टार्ट करिए तो खत्म करिए। तो मैं इसके अंदर पूरा सेग्रीगेट जो जो टॉपिक कर रहा हूं आपको इसमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पड़ेगा और उसके बाद इसको रगड़ना है। टारगेट जो जो आज दूंगा उतना टारगेट कंप्लीट हो जाना चाहिए। हो जाएगा? जोर से बोलो ना, यस और नो। सर करना है तो करना है, बात खत्म। नहीं करना है तो भाग जाना यहां से। तो पहला पॉइंट अब लिखना, सबसे पहला टॉपिक, और हेडिंग डालना जो है। हेडिंग क्या है लिखना? इंडिया ड्यूरिंग 18th सेंचुरी। प्लीज लिखते जाना, छापना मत। जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से लिखते जाना, मजा आएगा अभी। नहीं तो इतिहास क्या है ना, लोग छपवा देते हैं इधर का उधर। एक किताब मोटा था ही, कॉपी भी इतना मोटा हो गया, पढ़ते रहिए जीवन भर, ठीक है। तो इंडिया ड्यूरिंग 18th सेंचुरी, भारत 18 सेंचुरी के समय में, ठीक है। अब इसमें जो जो टॉपिक मैं बोलूंगा वही वही लिखिएगा। सर 18th सेंचुरी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम, मैंने आपको जो मेडाइवल पढ़ाया था तो क्या बोला, चूंकि मुगल के ऐसे ऐसे लास्ट के लोग आए रंगीला टाइप, आप समझ पाएंगे, पूरा बर्बाद करके रख दिया। वारा नाच रहा है, कोनो गा रहा है, फारूक सियार कोई और। फारूक सियार तो चलो फिर भी थोड़ा बहुत ठीक ठाक था। औरंगजेब के डेथ के बाद पूरा एकदम से डिक्लाइन होना शुरू हो गया। मैंने बोला कि कोई भी दरबार, कोई भी किंगडम बर्बाद होता है उसके पीछे सबसे बड़ा रोल क्या है? किंग का। अगर किंग पावरफुल है तो छोटे साम्राज्य को भी बड़ा कर लेगा, और किंग अगर कमजोर है उसको कितना भी फैसिलिटी दे दो, ऐसे MIS तो भी लागू होता है, जो करने वाला है वो कर जाएगा। अब बाकी जो नहीं करने वाला उसको कितना भी दे दो, पैसा वैसा व्यवस्था पढ़ने के लिए सब दे दो, नहीं ये करेगा। तो सिंपल सा है, किंग का रोल इंपॉर्टेंट है। तो पहला डिक्लाइन ऑफ मुगल्स, ये लिखोगे फर्स्ट पॉइंट, डिक्लाइन ऑफ मुगल्स, मुगल का हास्य। और मैं हिंदी इंग्लिश दोनों बोल रहा हूं तो सर इतना बड़ा टफ इंग्लिश में बोलता नहीं हूं कि आपको समझ में नहीं आए। डिक्लाइन ऑफ मुगल पहला, ये आपको मैं पढ़ा चुका हूं लेकिन फिर भी आपको ध्यान में रखना है, डिक्लाइन ऑफ मुगल। दूसरा, यूरोपियों का आगमन, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। ये टॉपिक वो है जितना आपको बस पढ़ना है, इसके अलावा नहीं कुछ पढ़ना है। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस हो गया। तीसरा लिखोगे द ब्रिटिश इन बंगाल। ब्रिटिश इन बंगाल, क्योंकि सर बंगाल से ही सारा मामला शुरुआत हुआ। 1757 प्लासी का युद्ध, सिराजुद्दौला और वहां से एक इसको मेहनत मिल गया, और अंग्रेज को लगा कि हम लोग आए थे लूटपाट करनी है, देख रहे हैं इकोनॉमी यूनिटी है नहीं, तो सोने पे अभागा कि सुहागा, सुहागा। तो सोने पे सुहागा क्या मिला कि देखा कि हम आए रिसोर्स के लिए और यहाँ पॉलिटिकली बिल्कुल एकदम इनस्टेबिलिटी है, ना इसका बगल वाले से पट रहा है ना उसका बगल वाले से पट रहा है। तो गुलाम होने का कारण अंग्रेज का पावरफुल होना शायद होगा, लेकिन उससे पहले सबसे बड़ा रीजन क्या था, हमारा भी यूनिटी का भी नहीं रहा है। और आज भी यूनिटी का जो है बड़ा समस्या है, कुछ कुछ कास्टिज्म में, कुछ कुछ इसमें, तो इसीलिए यूनिटी का सबसे बड़ा रोल है। तो प्लीज ध्यान रखिएगा। तो क्या लिखिएगा? द ब्रिटिश इन बंगाल लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट, अब जो बोल रहा हूं उसको थोड़ा ध्यान से लिखिएगा। वो लिखिएगा एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स, एज इट इज लिखिएगा, टेकन बाय ब्रिटिशर्स। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, प्रशासनिक जो स्टेप्स लिए गए, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स टेकन बाय ब्रिटिशर्स। और ये डेट जरूर लिखिएगा, फ्रॉम 1773 टू कहां तक है? 1857। और सर
और किसी को इतिहास में कुछ याद रहे ना रहे, एक बात तो जरूर याद रहता है, 1857 में सिपाही विद्रोह, मंगल पांडे, चरवी, बंदूक, हिंदू मुस्लिम, ये याद रहता है। तो सर उतना ही है, काफी हो जाएगा। ये जो है ना 1773 से लेकर 1857 तक अगर डेट ध्यान में रखिएगा तो एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें सारा कुछ हुआ है, रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर हर कोई। और यहां से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा। जैसे रेगुलेटिंग एक्ट में पूछ लेगा उसका गवर्नर जनरल उस समय कौन था, और लास्ट अगर रेगुलेटिंग एक्ट में क्या चेंजेस हुए। तो यहां से ये फर्स्ट इसके अंदर कम से कम मिनिमम 2 क्वेश्चन हिट कर जाते हैं आराम से। तो सर मैं अभी थोड़ी देर बाद आपको क्वेश्चन का सेग्रीगेशन ही बताऊंगा कि जो टॉपिक बता रहा हूं उसमें से कितने कितने क्वेश्चन पूरा मैंने बनाया उसको, ताकि आपके लिए आसान हो जाए। और 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूं काम हो जाएगा। देखो भरोसे की चीज है, बस मैंने जितना भी बोला है बीपीएससी के अंदर, यूपीएससी के अंदर इतना पेपर बोला, हर कुछ वही हुआ है, होगा वही होगा, आप बस काम करते चले जाओ। तो 1773 से 1857, सॉरी 1857 लिखना हो, 53 वहां है लेकिन आप 1857 लिखना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट 53 लिख लिया क्या? जो बोलूंगा उस पर ध्यान देना, उधर कुछ मिस्टेक हो सकता है। नेक्स्ट ये वाला पॉइंट, रेवेन्यू, पुलिस एंड जुडिशियरी, एक क्वेश्चन यहां से आता है इसलिए जरूरी है, रेवेन्यू, पुलिस, जुडिशियरी। और अभी क्या चल रहा है, इंडिया ड्यूरिंग 18th सेंचुरी के अंदर वाले टॉपिक्स आपको करने हैं बस, ठीक है। नेक्स्ट हो गया, लिख लिया जुडिशियरी एंड प्लीज सिविल सर्विसेज भूलिएगा मत, इसको भूल जाइएगा तो काम कैसे चलेगा। 1757 से 1857 सिविल सर्विसेज, इसमें एक क्वेश्चन जरूर पूछता है कि भारत में जो है सिविल सर्विसेज लाने का योगदान किसका है, फिर मिनिमम एज क्या था, या कभी कभी ये पूछ देता है कि अगर इस रिफॉर्म में हुआ तो उसमें सिविल सर्विसेज के लिए क्या किया गया। तो कभी एज का बढ़ाना, कभी घटाना, अंग्रेजों का उसमें ज्यादा वर्चस्व, फिर इंडियन के लोगों को मौका नहीं था, बाद में बोला गया कि जो एग्जाम इंग्लैंड में होता है वही एग्जाम इंडिया में होना चाहिए, एक साथ होना चाहिए। तो सिविल सर्विसेज का एक एक क्वेश्चन यहां से निकल जाएंगे। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट लिखिएगा एक चीज वो जरूरी है, हाँ ये वाला इकोनॉमिक, ऐसा लिखना जो बोल रहा हूं, इकोनॉमिकल इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी, इकोनॉमिकल इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी इन इंडिया। अच्छे ईमानदारी से बोलना, क्या आप लोग बोर हो रहे हैं? अलर्ट रहना, ठीक है। बोर होना तो गेट दोनों खुला रहता है, भागना एकदम 200 की स्पीड से। प्लीज ध्यान से देखना, मजा आएगा, 2 मिनट रुक जाना। एक यहां पे दिख रहा होगा पॉइंट, पढ़ना जरा क्या है। तो क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी इन इंडिया। देखो ये आमतौर पे मेंस के क्वेश्चंस पूछते हैं यहां से, लेकिन इसका मतलब सिंपल है कि जो ब्रिटिश ने पॉलिसी लाया, जैसे नहीं आप सुनते होंगे कि ब्रिटिशर्स रेलवे लाया, ब्रिटिशर्स बिजली लाया, ब्रिटिशर्स रोड लाया, ब्रिटिशर्स ने पोस्ट ऑफिस लाया, ब्रिटिशर्स ने प्रिंटिंग प्रेस लाया, ये सारा कांड आप सुन रहे हैं। और उसमें कुछ लोग बोलता है रेलवे इसलिए लाया ताकि भर भर के सामान यहां से लेकर चल जाए बाहर। दोनों लॉजिक है। तो ब्रिटिशर्स हमारा भला अगर चाहता होगा, हमारे लिए थोड़ी ना रेलवे लाया यार कि हाँ भाई ये लोग को दिक्कत हो रहा है, पहुंच के चल जाएगा वहां। ब्रिटिशर्स का अगर ऐसा थॉट प्रोसेस रहता तो डेवलपमेंट बहुत पहले से हो जाता। ब्रिटिशर्स का हमेशा से थॉट प्रोसेस सिंपल रहा है, जितना लूट सकते हो लूट लो, बात खत्म है। उसके अलावा उनका कोई हमसे भैया सहानुभूति नहीं था। बाद में चूंकि हर डिपार्टमेंट में, हर समाज में कुछ वैसे लोग तो होते ही हैं, जहां हरामखोर हो वहां पे भी एक अच्छा तो हो ही जाता है जो मदद करता है। समझ पा रहे हैं? लगान फिल्म देखे? कितने लोग देखे? ईमानदारी से हाथ करें। देखो ना लगान। तो लगान में क्या होता है, एक जन तो है जो स्पिन सिखा रहा है, एक जन तो है ना, उतना हरामखोर में एक जन है। और सर उस एक जन के चक्कर में लगान जो है माफ हो जा रहा है। उस एक जन सर 100,000 में भारी पड़ गया। अगर वो सिखाने वाले एक जन नहीं होता तो इसको समझ में नहीं आता, आउट दे रहा था, मैया को याद कर रहा है, उसको थोड़ी ना पता है क्या नहीं है। बट एक पर्सन जो गाइड करता है तो मामला नहीं करता है। इसीलिए इस एनालिसिस में कभी भी बायस्ड नहीं रहना है कि एक ही साइड। इंटरव्यू में ज्यादातर लोग जाके बोल देते हैं कि इसलिए अंग्रेज लूटा, बिल्कुल नहीं, बराबर रखना है बैलेंस। हमको पता है कि अंग्रेज लूटने आया था, उसके बावजूद भी आपको बोला नो सर सम डेवलपमेंट हैज आल्सो बीन डन। ये ध्यान में रखिएगा, ये बोलना है। आपको पता है कि लूटा है, फिर भी बोलना है। आपको पता है कि जो सरकार है, आपको पता है मन में तो नहीं बीजेपी चाह रहा है कि मोदी जी आ जाओ, मोदी जी आ जाओ, और आप इंटरव्यू में हैं, तो आप याद रखिएगा राजनीति में सक्रिय होने के बावजूद भी न्यूट्रल रहना पड़ेगा। आईएएस का खासियत यही है, वहीं पे जाके बोलिएगा नो सर आई डोंट बिलोंग टू एनी पार्टी, आई एम अ वेरी सेकुलर एंड न्यूट्रल पर्सन, ये बोलना है। अब बाद में वही है जो बोलता है इंटरव्यू निकल जाता है, बाद में देखिएगा बीजेपी के कोनो मंत्री को पकड़ के आराम से काम किया हुआ है। ये होता है, बनने के बाद सब जायज है,
बनने से पहले जो बनने के लिए चाहिए वो बनने के लिए तैयार रहो, बात खत्म। मार्कर चाहिए ना, आईएएस बनने के लिए मार्कर चाहिए तो लो, बस बात खत्म है। ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ज्यादा राजनीति करना है तो धरना प्रदर्शन लाल किला पे करो, बात खत्म है। आईएएस बनने से पहले जो मांग रहा है वो देते जाओ, बात खत्म, ठीक है। ये एनालिसिस में ये वाला पॉइंट खाली लिख लो आप, और बगल में लिख लेना मेंस का टॉपिक है। और मैं आपको गारंटी देता हूं 2024 का मेंस का पेपर होगा, और आप मेरे से उस दिन मिलना, सितंबर में पेपर है। ये क्वेश्चन आपको नहीं रहेगा तो फिर मुझे बताना, ध्यान से मैं बता रहा हूं। और मैं इसलिए इतना, देखो ये कोई वैसा नहीं है बोलता हूं कि जब नहीं मिले तो हमको रोड पे जिंदा जला देना। कुछ लोग नहीं बोलते हैं कि अगर हमारे नोट से क्वेश्चन नहीं मिला तो रोड पे जिंदा जलाना। भाई वो सब चीज नहीं है। यूपीएससी मैं कितना भी कुछ बोल लूं फिर भी हमेशा अनप्रिडिक्टेबल रहेगा ही रहेगा। बट हाँ, जब आप और हम पढ़ते हैं तो 100 में से 90% वी कैन गेस खुद कर सकते हैं। मैं सिर्फ नहीं, आप भी कर सकते हैं। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे आपको आइडिया लग जाएगा कि ये आएगा नहीं आएगा। पास्ट ईयर्स देखिएगा, बहुत आइडिया लग जाता है। तो क्रिटिकल एनालिसिस, तो पहला थीम के अंदर मेरे साथ रिपीट करना है, सिर्फ छापना मत, दिमाग में बैठाना। इंडिया 18th सेंचुरी में क्या क्या पढ़ना है आपको। सबसे पहला डिक्लाइन ऑफ मुगल्स, मुगल का हास्यकरण। दूसरा टॉपिक एडवेंट ऑफ यूरोपियन, चूंकि यूरोपियन आ चुके हैं और आप आगमन करें, यूरोप आ चुके। उसका थर्ड तो ब्रिटिश का जो अपना सिस्टमेटिक क्या है लाया वो सारा कुछ। फोर्थ नहीं, ब्रिटिश इन बंगाल पहले होगा। उसका फोर्थ एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर, प्रशासनिक ऐसा क्या क्या स्टेप्स लिया गया जिसके कारण आगे चलकर जो हुआ। नेक्स्ट पॉइंट रेवेन्यू हो गया, पुलिस हो गया, जुडिशियरी एंड सिविल सर्विसेज, ठीक है, ये जरूरी है। यहां से क्वेश्चंस 3 आएंगे पूरा मिलाकर। उसके बाद इकोनॉमिक इंपैक्ट है ना, इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी इन इंडिया। और लास्ट है क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी। तो सर अब दूसरा है ना, ये मेन हेडिंग के अंदर रखना ये, और दूसरा हेडिंग डालना अब इंडियन रेनाइसा एंड रिफॉर्म मूवमेंट। रेनाइसा नव जागरण, अरे पुनः जागरण, नव जागरण और सुधार, वही वाला ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, इन लोगों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। इसके बिना तो काम होगा नहीं। तो हेडिंग डालना इंडियन रेनाइसा। अच्छा आईआरएम में पढ़ा चुका हूं रेनाइसा, याद है ना सबको, बताया था ना रेनाइसा, कितनों को तो याद है, बताया था अच्छे से कि जब चर्च और किंग के बीच में जब कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हुआ तब लोगों ने, ध्यान से समझना मैंने क्या बोला, चर्च चाहता था कि भैया हम जो बोले राजा वही करे। राजा उससे छुटकारा पाना चाहता था यूरोप के अंदर। हुआ क्या, एक आदमी बोला कि भैया राजनीति और धर्म साथ साथ नहीं चलेगा, ध्यान रखिएगा। तो राजनीति सही करने के लिए धर्म का अलग होना, राजनीति का अलग होना बड़ा नेसेसरी है, नहीं तो सर बेकार हो जाएगा। और इस वजह से चर्च और राजा अलग हुआ। क्यों डेवलपमेंट हुआ यूरोप में, क्योंकि राजा चर्च से क्या हो गया अलग। अगर अलग नहीं हुआ रहता तो डेवलपमेंट कभी नहीं होता। और राजा जैसी अलग हो गया, अब उस पर चर्च का कोई दबाव नहीं था, तो उसने पूरा क्या दिया कि जाकर ऐस करो, जितना हम दे रहे हैं रिसर्च करो, एनालिसिस करो, इनोवेशंस करो, हम पैसे दे रहे हैं। और चर्च पहले मना कर देता था। तो इस वजह से रेनाइसा, अच्छा मैंने बोला था यूरोप में रेनाइसा पहले हो गया, भारत में अभी भी रेनाइसा नहीं होता है। काहे, अभी भी जिसको नहीं पता होगा वो धर्म ज्ञान में बोल देगा, जाकर देख लीजिए गीता के श्लोक नंबर 5 पेज नंबर 233, वो नहीं पढ़ा है, वो ध्यान रखना। वो जो बोल रहा है वो सिर्फ कॉन्फिडेंस बोल रहा है, बाकी वो पढ़ा नहीं है, याद रखिएगा। जो पढ़ा रहेगा वो बोलेगा नहीं, वो कभी भी रेफरेंस जल्दी नहीं देने की कोशिश करेगा। जो नहीं पढ़ा है वो रेफरेंस देगा। इसीलिए इंडिया में हम पूछते नहीं है चीजों को लेकर कि भैया क्यों कैसे हुआ। कोई जैसी बोल देता है ना, कोई अगर नेता है, मान लो समित पात्रा है, आके बोल देगा यहीं पे, वो बोलने देता नहीं है किसी को, वो वैसे ही रहेगा। जैसे एक बार बोल देगा भगवत गीता में लिखा है राम जी, भगवत गीता में राम जी बोल दिया, ध्यान से समझना, भगवत गीता में राम जी तो हो जाएंगे। अब सर दूसरा जो सुन रहा है, भगवत गीता का नाम सुनते ही हमारे मन में आस्था आ जाता है, अब हम बह जाते हैं उसी में। इसीलिए जब कोई चीज आए तो ब्रिटिशर्स लोग क्या किया, यूरोप वाला क्या किया, वो लोग बोला बाइबल में लिखा हुआ है, तो बोला बाइबल खुद पढ़ेंगे। बाइबल पहले पढ़ेंगे तब देखेंगे कि तुम जो बोल रहे हो सही बोल रहे हो कि गलत। और बाइबल पढ़े तो क्या हुआ, जो चर्च बोलता था सब उल्टा होता था। और इंडिया में हम भगवत गीता पढ़ते नहीं है, लेकिन जब कोई भगवत गीता का कोट कर देता है तो हमको लगता है कि इसको बहुत कुछ पता है। तो निवेदन यह है कि भगवत गीता खुद पढ़ना है कि खाली सुन लेना है, पढ़ना है। और भगवत गीता सर जरूर पढ़ना है, चाहे वो आप किसी भी रिलीजन से हो, उसके नहीं है, ठीक है। इसलिए भगवत गीता, कुरान, बाइबल सब पढ़ के एक बार रख लीजिए, बड़ा फायदा होगा इंटरव्यू में और एथिक्स में भी। अब आते हैं नेक्स्ट। अब सर जो सेकंड मॉड्यूल है, मैंने रेनाइसा और रिफॉर्म मूवमेंट, इसके अंदर कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जो बोल रहा हूं वो लिखना। पहले लिखो सबसे फर्स्ट ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज। दूसरा प्रार्थना समाज। हो सकता है कॉन्ट्राडिक्ट करे, एक ही नाम बाद में चेंज हो गया हो, लेकिन आप लिख लेना। राजा राम मोहन राय, अब नाम लिखना, कुछ नाम जो इंपॉर्टेंट, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद विद्यासागर,
ईश्वरचंद विद्यासागर की कहानी तो सरकारी स्कूल के दूसरी कक्षा में दिया हुआ था, याद है? जो पैसा दिया था उनको, कितनों को याद है? ईश्वरचंद विद्यासागर ने एक गरीब आदमी को जो फल बेच रहा था उसको कुछ पैसे दिए थे, मतलब वो भीख मांग रहा था, तो वो बोले कि हम तुमको 2 रुपया देते हैं और तुम भीख मांगना छोड़ देना। बोला ठीक है, तो 2 रुपए से क्या किया, फल लिया और फल लेकर बिजनेस किया और बिजनेस करते करते उसका बहुत बड़ा हो गया। मतलब बहुत ही, तो सरकारी स्कूल के दूसरी क्लास में पढ़ा हुआ था ये। अब पता नहीं आप लोग उस समय कहाँ थे, हो सकता है आप लोग प्राइवेट में पढ़े होंगे, खैर फिर भी जो ही है। तो सर ईश्वरचंद विद्यासागर हो गया, और एटसेट्रा कर लेना, एटसेट्रा। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, नेक्स्ट मतलब थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में सिंपल एक पॉइंट बस ये लिखिएगा ये वाला लाइन, अर्ली और अपराइजिंग की जगह पे रिवोल्ट लिख लीजिएगा। अर्ली रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश, अर्ली रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश। देखो 1857 का लड़ाई होना वो तो एक ऐतिहासिक है, मतलब ऐतिहासिक हो गया, लेकिन 1857 का लड़ाई से पहले बहुत सारा लड़ाई हो रहा था, अलग अलग राज्य में, अलग अलग क्षेत्र में, जनजाति में। कोई भी चीज अचानक से नहीं फूटता है, ध्यान से समझना। पहले क्या होता है, आप घर में किसी से आपको प्रॉब्लम है, धीरे धीरे चुभेगा भाई से, देखा तनी बड़ा तेज बनता रहनी, धीरे धीरे और एक कारण बन जाएगा। जब पूरा एकदम जो है वो बन गया, लौ बन गया, लावा आ गया, फूटने वाला है, तो सर बोरा के लिए भी लड़ाई हो जाएगा। आप समझ पाए? छोटा सा चीज, क्योंकि वो ऑलरेडी क्या है, घर कर चुका है अंदर ना। पहले बड़ा बड़ा चीज आप इग्नोर करते जा रहे थे और अंत में देखा हमारा बोरा गायब हो गया। जो देखिएगा गांव में क्या होता है, मैं तो जब से दिल्ली से इधर रह रहा हूँ तब से मैंने देखा इतनी छोटी छोटी बातों की लड़ाई होती है, भैया पूछो मत। हमारा जोरा ले लगा, अब मान पर फेंका हुआ है चप्पल, कोई और पहन लिया उसमें तकलीफ हो गया। जब तक फेंका हुआ था कोई तकलीफ नहीं था, जब कोई पहन लिया तो हमारा है। तो लॉजिक क्या है, थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि 1857 अकस्मात कभी भी नहीं था, ये धीरे धीरे होते 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 एक फूटा, और फूटा तो एकदम बड़ा विस्फोट हुआ। तो सर अर्ली का बहुत इंपॉर्टेंट है। कमाल की बात जानते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में इसमें से 2 क्वेश्चन पूछता है और हम लोग कभी इस पर फोकस नहीं करते हैं। जैसे वहाबी विद्रोह पूछ लेता है, अहोम विद्रोह पूछ लेता है, जो शुरुआत में जो जनजाति विद्रोह है, ये मुंडा विद्रोह, ये सारा कुछ वो पूछ लेता है और हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि सर वो नाम थोड़ा अलग है ना। अब जनजाति का नाम थोड़ा अलग होता है, अब हम उस पर ज्यादा ध्यान देते नहीं है। एक कमाल की बात ये कहो कि बिरसा मुंडा नाम याद है, क्या याद है? क्या कि पहले, बहुत पहले किताब में दिया हुआ है। और क्यों याद है? कुल्हाड़ी से काट दे रहा ना, समझ, बिरसा मुंडा वाज अ ग्रेट लीडर। तो लॉजिक ये है कि कुछ नाम याद है, तो प्लीज ध्यान रखिएगा। इसका टेक्निक मैं आज बताऊंगा, आज, क्योंकि यहां से 2 क्वेश्चन समेट लेना है, चाहे जो हो जाए। तो सर ये पॉइंट लिख लीजिएगा और उसके बाद नेक्स्ट लिखिएगा। नेक्स्ट, रिवॉल्ट ऑफ 1857, रिवॉल्ट ऑफ 1857 हो गया। रिवॉल्ट ऑफ 1857 यहां तक हो गया। अब इसके बाद सर 1857 चूंकि नाक में दम किया अंग्रेजों का, तो अब जब अंग्रेज कंट्रोल कर लेंगे, पहले मारा खूब। बहादुर शाह जफर जो बुरा हो गया था, बहादुर शाह तो उसको बोला तू लीडर बन, लीडर बन। सर इसको दांत चबाया नहीं जा रहा है, ना दांत है ना मुंह, नाक पकड़ के खिचड़ी खिलाया जा रहा है, उसको राजा बनाया जाएगा। तो सर क्या ही होगा इंडिया का? अब सर बना दिया गया, पीटा कस के। और पीटने के बाद आपको क्या लगता है, जो पॉलिसी 1857 से पहले चल रहा था वो 1857 के बाद क्या वही चलेगा क्या? नहीं नहीं, अब और सख्त करेगा। और सर इतना सख्त करे, सर तोप पे बैठा के उड़ा दिया। आप समझ पा रहे? अमानवीय जो है, ये अमानवीय बिहेवियर जो अंग्रेजी कर सकता है। तो सर नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, पॉलिसीज आफ्टर 1857, बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिसीज आफ्टर 1857, 1857 के बाद का पॉलिसी हो गया। पॉलिसीज आफ्टर 1857 कितने पॉइंट्स होगा जरा बताएंगे आप? इसके अंदर, मतलब इसके अंदर। अब सर नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, नेशनल मूवमेंट। नेक्स्ट हेडिंग नेशनल मूवमेंट, राष्ट्रीय आंदोलन। और बस आज भर का मेहनत है ये, आज भर मुझे आपको ये आइडिया दे देना है। तो कभी कभी हम लोग किताब उठा के और पढ़ना शुरू कर देते हैं, हमें पता ही नहीं होता है कितना पढ़ना है, कहां रुकना है, कहां छोड़ना है। सीधा किताब उठाया, हाँ स्पेक्ट्रम अदा पढ़ लेता नहीं, कभी कभी याद नहीं होगा, कभी नहीं याद होगा। जब एक रहेगा ना, देखो 4 पार्ट में डिवाइड कर लो। जब कोई मोटा बुक लगे तो मैंने बार बार बोला उसको डिवाइड करो, सेग्रीगेट करो। आप उस मोटा बुक को देखो, लगा इतना मोटा है 500 पेज का, चैप्टर कितने हैं तो 12। अगर 12 चैप्टर है तो 12 में क्या करना है? 12 में ध्यान रख लो क्या कि सर 12 चैप्टर है, 1 महीना में मान लो 2 चैप्टर पढ़ लिए, फिर 2 महीना में ऐसा कर लिए 4 चैप्टर, तो आसान लगेगा। तो सर उस तरह से देखोगे तो आराम से 10 दिन 12 दिन में कवर अप कर सकते हैं दिन के हिसाब से।
और ईमानदारी से बोल रहा हूं, कोई गधा आदमी जो बिल्कुल जीरो लेवल पे है, जिसको कुछ नहीं आता है, उसको मॉडर्न हिस्ट्री मिनिमम 7 से 10 दिन के अंदर तो पढ़ जाना चाहिए एक बार। कहानी है मॉडर्न हिस्ट्री, आई एम नॉट टेलिंग अबाउट एंशिएंट ना मेडाइवल, दोनों में से कुछ नहीं बोल रहा हूं, दोनों का थोड़ा सफर अलग है। एंशिएंट का सफर और मेडाइवल का सफर अलग है। मॉडर्न का सफर आसान है, यकीन मानिए, और इसीलिए मॉडर्न जो है 7 से 10 दिन में तो खत्म हो ही जाना चाहिए। और अगर आप 7 से 10 दिन में नहीं पढ़ पा रहे हैं तो भैया क्या ही हो जाएगा उसके बाद। इसीलिए लगातार 7 से 10 दिन और 4-4 घंटा दोगे, हो जाएगा, कोई लोड नहीं है। कुछ बुझा रहा है तो थोड़ा ध्यान में रखना है। अब आते हैं नेक्स्ट, तो ये राइज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट नहीं लिखना है, सिंपल लिखिएगा नेशनल मूवमेंट। लिख लिए, इसके अंदर जो जो बोल रहा हूं उतना ही लिखिएगा, पूरा मत लिखिएगा। पहला लिखिए सबसे फर्स्ट, राइज ऑफ नेशनल मूवमेंट एंड पॉलिटिकल, राइज ऑफ नेशनल मूवमेंट एंड पॉलिटिकल एसोसिएशन, बिफोर आईएन से लिखना और ये हाईलाइट करना। बिफोर आईएन क्या है? इंडियन नेशनल कांग्रेस। उस समय पॉलिटिकल जो एसोसिएशंस बना वो, कांग्रेस के बाद बहुत सारा चीज बदल गया। क्यों बदल गया? क्योंकि कांग्रेस एक डोमिनेंट पार्टी बढ़कर उभरा, जिसके बाद लगभग कोई और रोल नहीं रह गया। इसीलिए आईएनसी के पहले वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप पूछ देता है इसमें, इतना छोटा सा पॉइंट पूछेगा कि आप जैसे मान लो जैसे महात्मा गांधी है तो उन्होंने कुछ अलग पत्रिका मान लो निकाल दिया। अब वो पत्रिका कुछ पार्टी छोटे छोटे, वो कांग्रेस से पहले सब निकाला जा रहा था, बात तो एक राष्ट्र लेवल पे काम कर रहा है, अभी वाला नहीं है। अब आइएगा तो सर बिफोर आईएनसी पे हाईलाइट करके रखना, बिफोर आईएनसी। दूसरा पॉइंट अब लिखिएगा नेक्स्ट, सेकंड पॉइंट, इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी एंड नर्मदल मॉडरेट। इंग्लिश में नर्म दल को मॉडरेट और गर्म दल को एक्सट्रीमिस्ट लिख लिए। एंड मॉडरेट, मॉडरेट लिख लिए, मॉडरेट। अब एंड और लगाना एक बार, एंड स्टेप्स टेकन बाय, एंड स्टेप्स टेकन बाय गर्म दल यानी कि एक्सट्रीमिज्म, एंड स्टेप्स टेकन बाय एक्सट्रीमिज्म। हो गया, आगे बढ़े। अच्छा क्या आप लोग जिंदा हैं? है ना? ठीक है, तो अब थोड़ा जरूरी लिखिएगा, राइट, सॉरी क्या लिखे लास्ट पॉइंट, स्टेप्स टेकन बाय एक्सट्रीमिज्म, गॉड। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, अब इंपॉर्टेंट लिखिएगा, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, वेरी इंपॉर्टेंट। यही मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म है जिसको गांधी जी ने बोला कि इसने हमारा सर्वनाश कर दिया, और सही में सर्वनाश किया हरामखोर। तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, मॉर्ले मिंटो पता ही है नाम है। मॉर्ले जो जब भी कभी पहला नाम होगा वो सचिव का होगा, और जो दूसरा नाम होगा उसके वायसराय का होगा। तो मॉर्ले वाज द सचिव एंड मिंटो वाज द वायसराय। यहां तक क्लियर है? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट, उसी के में कोमा देके लिखिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। कहीं कहीं पे नहीं बल्कि मैक्सिमम जगह पे जीओआई लिखा रहता है, तो घबराना मत, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी जीओआई 1909, तो जीओआई ऑफिशियली एक्सेप्टेड एब्रिविएशन है, तो आपको पता होना चाहिए। वहां पे नहीं बोलेंगे कि पूरा फुल फॉर्म कहने लिखा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। अब उस टेक्निक में मुझे आप थोड़ा सा रिकॉल करके बताओ, नहीं बताओगे तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा। जो 5 ट्रिक बताया तो उसमें 1909 में क्या घटना हुआ था? क्या था? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। अरे सुमन ACUMON बताया तो था वहां पे। सर उस ट्रिक से जब कांटेक्ट करोगे ना, तो दुनिया का कोई भी मॉडर्न हिस्ट्री का ऐसा टॉपिक नहीं है जो उस ट्रिक के बाहर जाएगा। वो ट्रिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से मैंने आईआर का आपको डेट बताया था, वो डेट पूरा लाइफ टाइम आपको काम आएगा हर जगह, वैसा ही सेम ये ट्रिक है, बड़ा मेहनत का ट्रिक है, ध्यान रखना। अब सर 1909। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, मैं ये वाला नहीं लिखवाऊंगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, क्योंकि जिनको मैं आईआर पढ़ा चुका हूं, जिनको नहीं पढ़ा उनको तो पढ़ाऊंगा ही, जिनको पढ़ा चुका हूं उनके लिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सर बहुत बढ़िया से पता है। बुझा रहा है ना? जर्मनी का यूनिफाई होना, ऑटो वन बिस्मार्क का आना और मार पीट के उसके बाद बराबर करना, उधर ग्रेबले प्रिंसेप सुपारी देना मारना, ये सारा कुछ आपको बता चुका हूं। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फिर भी आप नहीं लिखने का, दूसरा पॉइंट लिखिएगा, वो लिखिएगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, ये भी दोनों नाम है अलग अलग, मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड दोनों अलग नाम है। हो गया? एक निवेदन बस ये करना है कि जो जो टॉपिक है ना, अभी मैं थोड़ा देर में उसको नंबरिंग करवाऊंगा, पूरा नंबरिंग आप बताना कितना होगा, पहले लिखवा लूंगा, उसके बाद तब उसके हिसाब से एक स्ट्रेटेजी बताऊंगा।
तो मॉन्टेग्यू नाम लिख लेना ठीक से, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, यहां तक डन। नेक्स्ट पॉइंट, अब नेक्स्ट डालना सर जिसके बिना दुनिया नहीं, हाँ दुनिया में मान लो इंडिया नहीं चल सकता, गांधी जी। अरे गांधी जी के बिना चलेगा? नोटवा पे गांधी जी की जगह पे शाहरुख खान का फोटो अगर हो गया तो कौन लेगा? उल्टा पीट के भेगा देगा। पीके फिल्म देखे हैं? पीके सर जहां जहां गांधी जी का फोटो रहता है वहां पोस्टर तो चिपका के ले आकर देता है, ये ले भाई पोस्टर ले। पोस्टर में भी खास किसी का पोस्टर का वैल्यू होता है, उसको उस दिन समझ में आता है जब उसको गाजर 50 में मिलता है। क्या मतलब गजब का वो पैसा के बारे में बताया है। खैर नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा मॉन्टेग्यू के बाद। पहला पॉइंट बिगिनिंग नहीं लिखिएगा भैया, लिखिएगा एरा ऑफ गांधी, एरा ऑफ गांधी, ERA, एरा ऑफ गांधी लिख लिए, एरा ऑफ गांधी। और गांधी जी सब उस समय आ रहे हैं जब वर्ल्ड वॉर 1 क्या है शुरू हो गया है, और गांधी जी भी अफ्रीका से वापस लौट रहे हैं नाव से। ध्यान समझ, अरे अफ्रीका में कमाल मचाया है, वहां जाकर सबको जो है जोश जगा दिया, मार पीट के वहां पे एकदम बढ़िया। और सर देखो क्या कमाल का टाइमिंग है, लीडरशिप में क्या कमाल का होता है। 1914 वर्ल्ड वॉर है और ब्रिटिशर्स बिजी है वर्ल्ड में, और गांधी जी आ रहे हैं और दबाव उसी समय डाल रहा है। उसके जब तक वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हो रहा है तब तक कितना सारा काम कर लिया है। ध्यान से देखो, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा, मिल विद्रोह, भूख सब कर लिया। पता है ये सब होने रही होगी, उस सब भी छोड़ा हुआ है कि लूट लो बेवा लूट लो। सर जैसी वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होगा गांधी जी का उसके बाद कांड होगा, और तब गांधी जी इसके बाद कुछ नहीं कर रहे हैं। इसलिए उनका आंदोलन देखो, सबसे ज्यादा आंदोलन वर्ल्ड वॉर के समय, फिर दूसरा जो वर्ल्ड वॉर 2 के समय, फिर बोले फिर बिजी है उधर, फिर इधर काम निकाल लो। तो जो लीडरशिप का क्वालिटी है वो समझता है कि समय चोट मारना है, और इस वजह से दिमाग लगा के काम कर लिया। तो सर वो हर किसी के बस का भी तो बात नहीं है किस टाइम पे क्या करना है, ये तो लीडरशिप का क्वालिटी है। और गांधी हुआ जिंदाबाद। तो सर इसीलिए गांधी जी के बिना काम नहीं। अच्छा एक और बात, इंटरव्यू में भैया कृपया करके गांधी जी के बारे में कुछ भी उठपटांग नहीं बोलिएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा, अरे तो जाओगे बुरी तरीके से। आपको पता है कि सर बेकार है या कुछ भी है। आम आदमी जो होता है ना, मैंगो मैन, जो बार बोलता हूँ, ये मैंगो मैन अपने दुनिया में रहता है। गांधी के कारण हमने क्या आजादी बहुत देर बाद मिलल, ऐसा ऐसा बात बोलेगा, नहीं तो भगत सिंह सब उड़ा के ले देता। ये सब सर कचरा बात है, ध्यान में मत रखना ये सब। वहां पे आपको भले ही अंदर से फीलिंग आ रहा हो कि गांधी जी ठीक आदमी नहीं है, भले आ रहा है, होता है कभी कभी इंटरव्यू में, लगता है कह दिखा ईमानदारी से ऐसा आएगा उड़े जुले। उस समय कंट्रोल करके सोचना, मैंने गांधी जी वाज ए वेरी गुड पर्सन। गांधी के बारे में जो लोग भी इधर और इधर गया उसका इंटरव्यू भी इधर और इधर जाएगा। इसीलिए जो कोई चीज मैंने बार बार बोला, गांधी का जब भी कोई बात है तो फिलॉसफी है, वो संभाल नहीं सकता है ना। अरे जब अंगूर नहीं मिले तो अंगूर, भैया हमारा सारा पढ़ाना बेकार हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। और सर IAS ऐसा चीज है ना कि एक नंबर से सीधा इधर उधर नहीं होइएगा, एक साल नेक्स्ट बार, ये भी नहीं है कि 6 महीना बाद दोबारा पेपर होगा, एक साल बर्बाद होगा, इसलिए रिस्क नहीं लीजिएगा। तो सर दूसरा पॉइंट लिखिएगा, क्या लिखे थे? पहला पॉइंट गांधी एरा लिख लिया ना, मैं एरा ऑफ गांधी। दूसरा लिखिएगा अब राइज ऑफ महात्मा गांधी, MG लिख लेना शॉर्ट फॉर्म में, राइज ऑफ महात्मा गांधी एंड, अब यहां से लिखना खिलाफत मूवमेंट, हाईलाइट करना, राइज ऑफ महात्मा गांधी एंड खिलाफत मूवमेंट। गांधी जी के सारा रिवॉल्यूशंस देखोगे और जितना भी विद्रोह है बहुत सही टाइम पे किए हैं, वो बड़ी तेज आदमी है। खिलाफत लिख लिए कॉमा, अब लिखते जाना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। जरा बताना नॉन कोऑपरेशन ट्रिक के हिसाब से कब बताया था? खिलाओ ना चचा शीला को, 1920 से 22 के बीच में खिलाओ, उसके बाद ना NA नॉन कोऑपरेशन, कनेक्ट करते रहना। हो गया? नेक्स्ट एक वर्ड लिखो स्वराजिस्ट, चूंकि आएगा बार बार, स्वराजिस्ट। हो गया? एटसेट्रा, स्वराजिस्ट के बाद एटसेट्रा। नेक्स्ट पॉइंट अब लिखना जो सबसे ज्यादा जरूरी है, साइमन कमीशन एंड 14 पॉइंट डिमांड, ये वाला साइमन कमीशन एंड 14 पॉइंट डिमांड ऑफ वही जिन्ना, जो बर्बाद करके जाएगा, खुद तो बर्बाद होगा ही, उसके बाद बर्बाद करके जाएगा। अंग्रेजों सब इसको इतना बेवकूफ समझ रहा था, इसको समझे नहीं आया जिन्ना को।
गधा बनाया इसको, गधा। कोई आदमी इतना सेल्फ ऑब्सेस्ड हो सकता है, वो जिन्ना से कोई कम ही शायद होगा, कि सिर्फ अपने गद्दी के लिए एक देश का पूरा छीन बीन कर सकता है। क्या इसको कमी था? क्या कमी था? कुछ कमी नहीं था। सिर्फ इसको शक्ति के लिए, जब इंडिया में इसको नहीं मिला तो सर इसने एक अलग अपना कंट्री घोषित करने के लिए कांड कर लिया। और अंग्रेज क्या चाहते थे? यही तो चाहते थे कि बंटवारा हो और हमको वापस हमेशा मौका मिलता रहे। मैंने बोला आपको आयर में, जहां जहां अंग्रेज रूल किया है वहां पे जाने के बाद पहले ही दरार डाल दिया है। क्या बताया था आपको? इजराइल में गया, ज्यूज को उठाकर इजराइल में डाल दिया, पढ़ाया लिखाया उनको। और इजराइल पहले क्या था? पैलेस्टाइन। और पैलेस्टाइन में जाकर पैलेस्टाइन के लोगों को एजुकेशन नहीं दिया, ज्यूज के लोगों को एजुकेशन दे दिया। क्या सुन पा रहे हो? और सर ज्यूज के लोग आज देखो लड़ रहे हैं किससे? पैलेस्टाइन के लोगों से। श्रीलंका में गया है, ध्यान समझना, तमिल के बीच में और सिंघल के बीच में फिर दरार क्रिएट कर दिया। उसी तरह से फिर देखो अफगानिस्तान, फिर देखो पाकिस्तान। सर अंग्रेज जहां से गया है ना, बर्बाद करके गया है। और उसका बाप है कौन? अमेरिका। ध्यान समझना। और अमेरिका का नाजायज बेटा है इजराइल, जिसका कोई माई बाप नहीं है। जब कोई देश बिना आंदोलन का बन जाए तो वो देश हमेशा खतरनाक होगा। इजराइल कभी भी वहां कोई मूवमेंट ही नहीं हुआ है, ना लड़ाई लड़ाई, ना स्ट्रगल, ना कुछ ना कहीं, उसको बना दिया, ले ले। जब बड़ा बाप का बेटा का, मतलब समझ रहे हैं, बड़ा बाप है, उसका बेटा को जो ऐसा ही दे दिया जाएगा सब कुछ, तो क्या बोलेगा? अटल बिहारी वाजपेयी के पार्क का नाम चेंज करके नारियल पार्क कर दो। आप समझ पा रहे हैं? ऐसा ही उरू जुनून बातें करेगा, ना कुछ आता जाता है, ना कुछ ना कहीं, यही काम करेगा। अब समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे हैं? तो इस तरीके का है जिसको अगर विरासत में कुछ भी मिल जाए उसको क्या वैल्यू, कोई कदर नहीं है। जाके कहेगा कि बाघ लड़वाओ, मंत्री है, समझ रहे, बाघ लड़ा, कभी कभी बिहार के नाम चेंज कर दो, गजब वाला, कोई काम नहीं है। तो इस तरीके का लोग है, तो सर क्या करिएगा? तो ध्यान रखिएगा कि इसके बाद जो भी कभी आप, जब भी कभी मंत्री, देखो आईएएस के बाद बहुत प्रेशर बनता है, इसलिए मंत्री लोग से बच के रखना, पहले ही से टिका लेना कि कौन हमारे काम का है। आदित्य पांडे रैंक 48, जो मैंने एक बार जिक्र भी किया था, वो बड़ा तेज आदमी है। आप जाकर उसका इंटरव्यू देखना, पूरा सर एकदम, मतलब खूब बोलक्कड़ आदमी है, खूब एक साइड से एकदम पंडित्व का और हिंदुत्व का, क्योंकि उसको पता है अभी सरकार किसका है, बीजेपी का। ज्यादा से ज्यादा 1 साल काम करेंगे, फटाक से कैबिनेट सेक्रेटरी में, राष्ट्रपति भवन, उसके बाद राष्ट्रपति भवन के बाद क्या है, बीजेपी हमारा है। उसको पता है 1 टर्म और है, अभी 1 बार और जीतेगा, उसके बाद फिर देखेंगे। तेज आदमी है। तो आईएएस को पहले से पता होना चाहिए किस पार्टी में। शशि थरूर जब उसको वापस बुलाया तो क्या बोला? बीजेपी वाला भी बुलाया, कांग्रेस वाला भी, देखा कि किसका सरकार है, कांग्रेस, चल कांग्रेस। अरे जिसका सरकार है उसमें ना जाओगे, इंतजार बाद में क्या, अभी जो है उसमें तो उसमें चला गया। जयशंकर कांग्रेस को कितना उसे ट्राई मार रहा था, नहीं देखा कि किसमें है, अभी ये है, चल इसमें बात खत्म। और देखो क्या कमाल में चाहे, ए जयशंकर को कोई नहीं जानता था जब वो विदेश सेवा में थे, कोई नहीं जानता था। और आज देखो भोकाल टाइट, जहां देखो आंख में से लाइट निकला रहा है, ये रील्स में से आप समझ पा रहे हैं, अलग लेवल का टाइट है। तो इसलिए जो है थोड़ा ध्यान रखने वाली बात ये है कि आईएएस बनने के बाद जो है काम बहुत आसान हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, तो साइमन कमीशन हो गया, अरे बोलो ना, अरे भैया अभी तो आधा घंटा भी नहीं हुआ, इतना ही में आप लोग मिला गए। तो सर साइमन कमीशन के बाद नेक्स्ट जिन्ना पॉइंट 14, ये जिन्ना बड़ा हरामखोर आदमी था, खैर नॉलेजेबल इंसान था, उसके लिए रिस्पेक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट, दांडी मार्च, बताना जरा दांडी मार्च ट्रिक के हिसाब से। डंडा 1, गांधी 2, कंपोनेंट 3। तो डंडा 1, डंडा 1930, 1930 दिमाग में रख लेना है। दांडी मार्च। नेक्स्ट पॉइंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस, सविनय अवज्ञा, देख लिए, दैट्स इट। नेक्स्ट, अब इसके बाद इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस लिख लो, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। देखो मैं बड़ा एनर्जेटिक होकर पढ़ाता हूं, हमेशा ध्यान रखना, मेरे एक क्लास में मैं बहुत एनर्जी लगा के करता हूं। अब मैं इसलिए नहीं बोला मैं बहुत अच्छा हूं, वैसे मैं हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको बोलना ही चाह रहा हूं कि जो एनर्जी है, अगर मैं यहाँ पे आके सोचो ऐसे पढ़ाऊं, आ गए आप लोग, उसके बाद चलिए कॉपी निकालिए, उसके बाद फिर आज हम लोग पढ़ेंगे, सरकारी स्कूल में होता है, आज हम लोग पढ़ेंगे साइमन कमीशन। तो 3 गुना सूत गया पीछे। अब ध्यान से समझिए, इस तरीके का क्लास अगर हो ना तो मजा ही नहीं आएगा। और सरकारी स्कूल में बस फर्क क्या है, टीचर लोग बोलता है क्या, टीचर लोग का बड़ा गलती है। मैंने यहाँ भी देखा, मेरे को भी बड़ा बोलता है कि आप जितना पढ़ाते हो उतना नहीं पढ़ाना चाहिए। बोले क्या है, कर पढ़ने वाला है नहीं सब। हम लगी क्या बात हुआ,
सरकारी स्कूलों में तो टीचर ही सोचता है कि पढ़ने वाला कौन नहीं है, हम नहीं पढ़ाएंगे, इसलिए तो दशा है। आप अपनी जिम्मेदारी निभाते रहो, पढ़ने वाला पढ़ के जाएगा सर। हर गधे बैच में भी एक होता, आप पढ़ा तो सही। अब्दुल कलाम क्या बोले, मेरे लाइफ में सिर्फ एक टीचर का रोल है। उसने मुझे ऐसा समझाया कि मैं एकदम से अलग लेवल पे चला गया, जबकि मेरे को सारा शौक था जो 13-14 साल के बच्चों को हो जाता है। लेकिन उस टीचर ने जिस तरीके से एक्सप्लेन किया और बताया, उसने मेरे अंदर जो है एम्बिशंस क्रिएट कर दिया। बड़ा रोल होता है, इसलिए आप किसी के चक्कर में मत पड़िएगा कि बच्चा पढ़ने वाला नहीं है। आप आईएएस बनेंगे, आपको बुलाया जहां जाएगा ना, वहां 10 को लोग आया है और आपको बड़ा बड़ा प्लान वहां बोलना है 10 लोग के सामने, और वो 10 को इसलिए आया कि सबको लंच मिलेगा आज, ध्यान समझना। और वहां पे आपको पूरा स्कीम बताना है, समृद्धि सुकन्या योजना, उसके बारे में बताना है, इथेनॉल के बारे में बताना है, ये सब बताना है आपको। तो वहां पे आप क्या सोचोगे, 10 बड़ा बोलने पर क्या बताएंगे? वहां पे आपको बताना है उतने ही एनर्जी से जितना एनर्जी से आप 1000 को बताएंगे। इसलिए कभी डीएम को देखना, मैंने बोला आपको, जब डीएम के साथ वहां ऑलरेडी मीटिंग हुआ था, वहां पे मैंने ऑब्जर्व किया। शीर्षद कपिल तब देखा कि मैं देखा कि इतना ही लोग हैं, और शीर्षद कपिल पूरा बता रहा था एग्रीकल्चर के बारे में, और मुझे देख के पता था कि कोई भी आदमी नहीं, मैं बैठा हुआ हूं स्टेज पे साथ में, और मुझे देख के पता है कि बता क्यों रहा है। इसलिए बता रहा है क्योंकि वो जानता है कि हमको सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभाना है, सामने वाला का कोई चिंता मत करो पढ़ने वाला है कि नहीं है, सिर्फ आपको अपनी जिम्मेदारी निभानी है। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, और ये आपके ख्याल में नहीं आता है तो फिर बेकार है। आइए, इसके लिए हमारे 3 चीज चाहिए, ध्यान रखना, ऑनेस्टी, कंटिन्यूटी, सहानुभूति, ये 3 चीज है। इसके अलावा चौथा चीज की जरूरत, किसी से राय लेने की जरूरत नहीं है कि हम कौरव के, बहुत लोग ऐसे पूछता है हमारे से हो कि ना, 2 तबड़ाक मारो, ये सिर्फ आप जानते हो कि होगा। अरे सलमान खान को एक्टिंग आता है जी, हुर हुर दबंग दबंग, होने से चश्मा, होने से चश्मा, कभी बेल्ट नचा देता है, कभी पॉकेट नचा देता है, उसको एक्टिंग आता है, कुछ नहीं, लेकिन उसका फिल्म हमेशा ब्लॉकबस्टर हो जाता है। उससे बढ़िया बढ़िया एक्टर फ्लॉप कर जाता है, क्योंकि उसमें कंटिन्यूटी है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी कहीं से देख कर लगता है कि हीरो बनेगा, फाड़ चीर के बिगा हुआ पर्दा पे, क्यों? कंटिन्यूटी है। 12 साल जो किसी एक चीज को दे देगा उसको कोई हरा सकता है। इसीलिए हर सक्सेसफुल इंसान में मात्र एक चीज कॉमन है, कंटिन्यूटी है। महेंद्र सिंह धोनी उनसे बढ़िया लाखों करोड़ों क्रिकेटर है, एक ही हाथ से मैच छक्का मार देता है, कोई मैच मार देता है, लेकिन उसको जानते नहीं हम लोग, कंटिन्यूटी। आप लोग क्या करते हैं, 10 दिन पढ़ेंगे उसको, सर दशहरा है, दशहरा में 4 दिन गायब। अभी फिर देखिएगा मॉल के सामने छठ का गाना शुरू कर दिया है, अब मोह माया आएगा आपको, छठ में जाइएगा, उसके बाद वो क्या छठ का गाना क्या बजाया है कि किन हमारा में से हाल बहा। अब सर आप क्या उस चक्कर में जाएंगे? आईएएस पागल नहीं है प्रदीप सिंह की सर दीपावली में एक ही दिन आया साल भर में, सिर्फ 1 साल कंटिन्यूटी के साथ 7 महीना 8 महीना दे दोगे, काम आसान हो जाएगा। मोह माया में पड़ो मत, एक बार मोह में पड़ोगे तो लंबा मोह जाएगा, इसलिए मोह बहुत कम करो। क्या सुन पा रहे हैं? और एक ज्ञान देने का मात्र एक कारण है क्योंकि मैं इमोशनली कनेक्टेड हूं, नहीं तो सर जहां मेरे को फर्क नहीं पड़ता ना, पैसा आप दे दियो, सब दे दियो, कोई फर्क नहीं पड़ता, और आप कुछ बोलोगे भी नहीं, क्योंकि इज्जत का बात है ना, आप बोलोगे भी नहीं, मैं आराम से बीच में जा लिखवाओ वगैरह निकाल दूंगा, लेकिन सर वो काम कभी होगा नहीं, करना है तो करना है, बात खत्म। इसीलिए उसके लिए बताना जरूरी है। और आजकल समझाने वाला कम है यार, बिगड़िएगा तो मजा लेने वाला 1000 लोग है, बड़ा तेज बनत रोलन, फलानवा का बेटा आईएएस गिरोला को करे आगे पढ़ावा तो अब इस तरीके का जो कांड आएगा उस समय आपको झेलना पड़ेगा, ये ध्यान में रखना है। इसीलिए अलर्ट रहिए, एनर्जेटिक रहिए। लास्ट पॉइंट देखना, इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स है, जो लास्ट पॉइंट मैंने लिखवाया, बताना क्या लिखवाया है। इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, देखो इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस एक किताब का नाम है, जो पूरी बुक है वो हमको पढ़नी नहीं है, ठीक है, आरसी गोवा की बुक है, वो पढ़नी नहीं है। बस अब इसके बाद का टॉपिक हमें क्या क्या पढ़ना है, बस सिर्फ हेडिंग ऐसे ही डाल लेना, कुछ अलग मत डालना है। एक डालना प्रेस, आपके मॉडर्न हिस्ट्री में एक है प्रेस, अलग से एक चैप्टर है, 3 4 5 पेज का है, बस छोटा छोटा पेज का है, सब बड़ा बड़ा पेज के नहीं, प्रेस हो गया। अब इसमें देखो, इसमें अलग अलग कर दिया गया है कुछ कुछ पॉइंट्स, जैसे क्वेश्चन पूछ लेता है गवर्नर जनरल वाला, ये अभी नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है, आप सिर्फ अभी प्रेस लिखोगे, दूसरा लिखोगे एजुकेशन, एजुकेशन, और एजुकेशन भी मैं ऐसे ही निपटा दूंगा, आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। लिख लिए? लास्ट पॉइंट, एक पॉइंट बस लिखना, मेंस का टॉपिक है वो, लेकिन इसको लिखना नहीं वाला, व्हाई डिड द कांग्रेस एक्सेप्ट पार्टीशन ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेंस का। आखिर कांग्रेस जब इतना पावरफुल था तो फिर उसने क्यों विभाजन स्वीकार कर लिया? क्या बात समझ पा रहे हैं? मैं ही बोल रहा हूं या सुन रहे हैं आप लोग? जिंदा है ना? जिंदा रहना। मेरे सीने में नहीं, सुने है ना, तो तेरे सीने में सही आग, लेकिन हो कहीं भी आग जलनी चाहिए।
इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तो सर थॉट प्रोसेस दिमाग में रखना। इधर देखो, कांग्रेस इतना पावरफुल हो गया था, अब जिन्ना मान लो बेवकूफ था, फिर भी कांग्रेस ने क्यों एक्सेप्ट किया पार्टीशन को? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह से कभी आप जल्दी सोच ही नहीं पाएंगे। और मेंस में जब आएगा तो लगेगा हाँ पढ़े हुए तो हैं, तो फिर आपको लगेगा जवाहरलाल नेहरू चूंकि सिगरेट पीते थे इसलिए वो लोग बोले कि पार्टीशन हो जाएगा तो जिन्ना अलग पिएगा वो अलग पिएगा। मतलब ये बेवकूफी वाली बात है। जिन्ना भी सर उतना ही आईएएस बाजी था जितने जवाहरलाल नेहरू थे। लेकिन इंसान को क्या लगता है कि जवाहरलाल नेहरू बहुत ऐसे थे आम आदमी को जितना बड़ा कॉन्सेप्ट जवाहरलाल नेहरू ने दिया उतना बड़ा कॉन्सेप्ट शायद ही किसी ने दिया। उस समय का जो सिचुएशन था ना, उस समय हैंडल करने के लिए बड़ा डिफिकल्ट था सिचुएशन। ध्यान समझना। अभी क्या है, आप आजाद हैं और उस समय आप आजाद अभी हो रहे हैं। इधर कोल्ड वार चल रहा है। कोल्ड वार किसके से बीच में? अमेरिका रसिया। रसिया आपको खींच रहा मेरे तरफ आओ 1947, इधर से ये खींच रहा मेरे तरफ आओ। और उन दोनों के बीच में आप दोनों को ना भी नहीं कह सकते क्योंकि दोनों पावरफुल है। अरे आईए ने पढ़ाया था ना, और दोनों मारेगा। और उस बीच में आप एकदम न्यूट्रल हो और क्या बोल रहे हो? हम करते हैं नाम, नॉन अलाइंड मूवमेंट कर रहा है ना। हम आपसे जुड़ेंगे ना हम आपसे जुड़ेंगे, लेकिन दोनों से जुड़ेंगे। और इसका मतलब बताओ क्या जवाहरलाल बोल रहा भाई? इसका मतलब हम जानते हैं। बात खत्म। और क्या बोला? माह लाइफ माह रूल, माई लाइफ माई रूल। और क्या दिया कि भैया नॉन अलाइनमेंट का सिंपल सा मतलब क्या है? ना इधर ना इधर। आपको लगता है और हमको लगता है आसान होगा, इतना आसान होगा? अगर आपको एक तरफ प्रेसिडेंट बोले, एक तरफ से प्राइम मिनिस्टर बोले कि एन एन, आपके लिए डिसीजन इतना कभी आसान नहीं होगा कि हम इधर चल जाए कि इधर चल जाए। यहाँ तो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर मैंने दिया, यहाँ तो दोनों भौकाल किए हुए जो पकड़ के पीट रहा है सबको। रसिया अलग पकड़ाया हुआ है, अमेरिका अलग। और अमेरिका ऐसा सगा नहीं जिसको ये ठगा नहीं, तो ये तो अलग ही चक्कर में है। तो लॉजिक क्या है? हर प्राइम मिनिस्टर का अपना रोल है। इसलिए मैंने फॉरेन पॉलिसी में पढ़ाया था आपको कि विदेश नीति के अंदर भारत का प्राइम मिनिस्टर हमेशा बेहतर रहा है, और इसीलिए हम लोग अभी ठीक ठाक हैं। नहीं तो सर क्या बोले, बड़ा लकी हम लोग की जन्म एने सोने हो जाता ना, 1 इंच एने ओने हुआ रहता। तो उधर नेपाल है, एक तरफ चाइना है, आसपास एक तरफ बांग्लादेश है। कहाँ गए रहते यार? इजराइल गए रहते तो आप समझ रहे हो क्या होता आपका, बवाल ही हो जाता। इसीलिए बहुत लकी अपन की यहाँ पे। लास्ट पॉइंट लिख लीजिए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये लिख लिया, व्हाई डिड द कांग्रेस एक्सेप्ट पार्टीशन ऑफ इंडिया? आखिर कांग्रेस को ऐसा क्या हुआ कि इतना पावरफुल होने के बावजूद भी बेचारा मान गया और जिन्ना के सामने घुटने लगभग टेक दिया? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लिख लिए। और लास्ट में एक पॉइंट बस लिखिएगा, कार्ल मार्क्स प्रेडिक्शन अबाउट 1857। कार्ल मार्क्स प्रेडिक्शन अबाउट 1857। कार्ल मार्क्स प्रेडिक्शन अबाउट 1857 लिख लिए। अब आपसे एक निवेदन है, 2 मिनट दे रहा हूं, जरा जितना टॉपिक मैंने लिखवा है सीरियल वाइज लिखते जाइएगा और मुझे पूरा बताइए कितना हुआ, 20 हुआ 30 हुआ, आराम से 20 हुआ 30 हुआ 40 हुआ 10 हुआ, जो भी हुआ बस एक बार बताइए ताकि हम आगे बढ़े। 25? अब किसी का 24 भी आ जाएगा, देखिएगा। फिर कुछ देर बाद बोलेगा सर 20। चलिए कितना हुआ जल्दी बताइएगा, आराम से एक बार सभी लोग अपना अपना काउंट करिए, सभी लोग। जरूरी है भैया, जरूरी है। हो गया, काउंट हो गया लगभग। 24 आया ना किसी का? देखो आएगा 24। कोई का है 240, एक आया 24, एक आया 25, 26 वाले 26 26 26 26 से 26 2 30 30 में तो आई थिंक डॉन कोई होगा नहीं। कोई खड़ा कर दो, इज्जत रख दो 30 का, कोई नहीं है। मैं मान के चल लेता हूं ऑन एन एवरेज 25, ठीक है, पूरा मिला के किसी का 23 22 24 होगा। टोटल 25 टॉपिक है, सुन लो ध्यान से। अब यहां से काम का चीज है, इसके पहले बेकार का चीज चल रहा था, है ना। 25 टॉपिक है, उस 25 टॉपिक में ब्रेक करो, और 25 टॉपिक को ब्रेक करोगे तो क्या हर पेज या हर टॉपिक, क्या ऐसा तो नहीं है कि बहुत लंबा होगा और कोई बहुत छोटा होगा। अब जितना भी टॉपिक है उसमें जैसे प्रेस वाला है, चाहे कांग्रेस का मूवमेंट वाला है, ये सब जो है 4 पेज, कोई 5 पेज, कोई 3 पेज, कोई 10 पेज, कोई 12 पेज। ऑन एन एवरेज मैं 25 टॉपिक लेके चल रहा हूं और 25 टॉपिक को मैं गुना कर रहा हूं, मिनिमम नहीं भी तो 15 से। गुना करके बताइए जरा क्या होगा। गुना आता है ना, बता दीजिएगा, और बड़ा बेइज्जती करते हैं आप। 375 ना,
कोई एक आदमी और गुना करके देख लेना। 375, यानी कि अगर मैं ऑन एन एवरेज मान के चलूं तो 375 पेजेस है। ये मैक्सिमम है क्योंकि मैंने ऑन एन एवरेज लिया है, एक को मैंने 15 से गुना किया है, जबकि कोई पेज 4 पेज का है, 5 7, कोई 20 होगा, कोई 25 होगा, 30 होगा। 375 पेज है। एक दिन अगर आप 4 घंटा देते हो तो नहीं भी तो ध्यान से अगर मिनिमम मान के चल रहा हूं तो मान के चलो मैं कितना मान लू 100 पेज। एक दिन में 100 पेज नहीं पढ़ पाओगे यार, मॉडर्न हिस्ट्री है ये, कोई आपको क्या बोलते हैं साइंस टेक थोड़ी है कि आपको वहां पे बताना है कि हाँ क्या है लूनर इक्लिप्स का क्या है नहीं है। तो सर 100 पेज मिनिमम। अगर मैं गधे की बात करूं तो 80 पेज। अब आप देख लेना किधर में होगे इसमें जानबूझ के बोला ताकि आप इसमें आओ, नहीं तो यहां वाला समझ लेना क्या है ग। आगे आप लिख लेना दहा जो है आप लिख लेना। 100 पेज कर लेते हो तो इसके हिसाब से मैं मैक्सिमम मान लो 4 दिन मान लेता हूं, 4 डेज, और मैं आपको टाइम दे रहा हूं 7 दिन। दया किया ना, थैंक यू बोलो। अब ध्यान से समझना ये 7 दिन में ये पूरा खत्म करना है। क्लियर है? आज डेट कितना है? कितना है? 27। आपने कॉपी में लिखे 27 डेट लिखे फटाफट, और 27 में 7 दिन जोड़ दीजिए। आज से 7 दिन जोड़ दीजिए, ठीक है? और मैं डेट दे रहा हूं, लिख लीजिए 3 नवंबर को पूरा मॉडर्न हिस्ट्री खत्म करना है। 3 नवंबर को खत्म करना है। जिसका खत्म नहीं हुआ मैं नहीं पढ़ाऊंगा, बात खत्म। आपको रीड करके आना है। अगर आप रीड नहीं करेंगे मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ध्यान रखना। क्लियर है? आईएएस में रीडिंग बहुत नेसेसरी है। जब आप लवासना में जाएंगे जितना आप अभी पढ़ रहे हैं ना उसका दुगुना आपको पढ़ना पड़ेगा 1 महीना में। और रीडिंग से भागिएगा। अरे आपके सामने बार बोलता हूं, नोटिस आएगा 10-10 को, 15-15 को। नोटिस पढ़ के सिग्नेचर करना है। उस समय बगल वाले को बोलना पढ़ के तो नहीं बताओ रे, कभी नहीं होने वाला है। तो आपको फटाक से देखना और एकदम काम करना है, समझ में आ रहा है? इसलिए रीडिंग हैबिट बहुत तगड़ा होना चाहिए, बहुत तगड़ा होना चाहिए। और रीडिंग हैबिट क्या? सरसरी निगाह से एकदम क्या है कॉजेज ऑफ कि 1800 डाउन क्यों हुआ, मेन पॉइंट देखो, ठीक है? हारा क्यों, ये मेन पॉइंट। दिमाग पूरे अलर्ट है। पढ़ते समय क्या आप पढ़ रहे हैं, हाँ मम्मी आओ, फिर रख दिया। अरे फोन साइलेंट रखो यार। पढ़ते समय फिर इधर फोन किया, फिर इधर उठा लिया, उस समय पूरा अलर्ट रखो। मैं दिल से बोल रहा हूं, पूरा शिद्दत से 4 घंटा भी अगर आप मैक्सिमम 6 महीना देते हो, 4 घंटा में बोल रहा हूं, आराम से कवरेबल। लेकिन 4 घंटा सॉलिड होना चाहिए, मोबाइल शुड बी ऑफ, और उसमें 4 घंटा सिर्फ आप उस किताब पे होना चाहिए, बात खत्म। क्लियर है? तो सर 7 दिन का डेट है, ये आपका काम है। अब जो मैंने आदिवासी विद्रोह वाला बोला तो लिखवा रहा हूं, वो लिख लो, ताकि हम इसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक सिरे से शुरुआत से 1 बाय 1 हम आराम से शुरू करेंगे, ठीक है? एक और लिख लो, लास्ट बार पूछ रहा हूं, इसके बाद नहीं पूछूंगा। वो पांचों के पांचों ट्रिक जो लोग लिख चुके हैं कृपया करके प्रभु हाथ उठाएं। सभी लोग जो लिख चुके हैं पांचों के पांचों ट्रिक, ठीक। जो नहीं लिखे हैं होमवर्क में आपको ग्रुप के अंदर पीडीएफ मैंने भेजा था, वहां पे लिख लीजिएगा। कल भर टाइम है क्योंकि कल के बाद मैं पूछने वाला नहीं हूं। अब एक हेडिंग डालिए तेजी में सम आदिवासी विद्रोह। आदिवासी विद्रोह नहीं, खाली विद्रोह भी लिख लोगे तब भी हो जाएगा। और पहले मैं बोल देता हूं फिर आप लिखना। और ये जो मैं विद्रोह अभी लिखवा रहा हूं, ऐसा नहीं है कि विद्रोह जितना लिखवा रहा हूं इतना ही है, इसके अलावा भी है, लेकिन ये आपको काम का चीज है, आपका काम हो जाएगा उसमें, ठीक है? बाकी फिर रीड करिएगा तो डेट वाइज टॉपिक। अच्छा दिल से बोलना, जो पढ़ाए हो क्या ठीक लग रहा है या बेकार लग रहा है? तो बेकार लग रहा होगा तो बोल देना, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर बहुत बेकार लगे तब भी अच्छा बोलना है, क्या है? पॉजिटिविटी बना रहता है, समझ में आ रहा है? अब यहाँ ये जो टाइमलाइन का असर है, इस टाइमलाइन का आप कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, अब सिर्फ आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। अभी तक जो आप पढ़े हैं मैं एक बार पूरा दिमाग में आपके फिट करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या अलर्ट हो? जल्दी अलर्ट हो। आज आए थे शुरुआत में, आते आते बैठे तो सर ट्रिक शुरुआत हुआ। तो पहला ट्रिक क्या था? बंगाल से स्वामी कलकत्ता सुमन के घर गया। क्लियर? 1905 पार्टीशन ऑफ गुजरात, पार्टीशन ऑफ बंगाल, वहां से शुरुआत करते गए। दूसरा ट्रिक, लाख खीरा रोजाना हम खाते हैं, LAC लखनऊ से शुरुआत हुआ। क्लियर है? खाते हैं, क्लियर। थर्ड ट्रिक, खिलाओ ना चचा शीला को, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट SI साइमन कमीशन, LA लाहौर वाला, क्या याद रहेगा? नीचे आओ। चौथा ट्रिक क्या था? चलिए जल्दी, गांधी 1, अरे नहीं, डंडा 1, गांधी 2, कंपोनेंट 3। क्लियर? पांचवा, लालू के कृपा से क्विट करना पड़ा शिमला कैबिनेट और MOU।
माउंटबेटन प्लान। क्लियर है? ये 5 ट्रिक आप आ जाए तो पढ़े। इस 5 ट्रिक में निवेदन है, जब भी ये किताब जो टॉपिक बोला हो 7 दिन में खत्म करने के लिए, वो 7 दिन के अंदर जो भी नया चीज लगे उस डेट के हिसाब से वहां चिपका लेना। इसलिए ट्रिक में गैप थोड़ा छोड़ के लिखना। क्लियर है? दूसरा पॉइंट, ये छोटी छोटी बातें ध्यान नहीं रखोगे आप जानना, मैं बहुत ज्यादा एक चीज को रिपीट करता हूं बार बार, इसके बावजूद भी नहीं कर पाए प्रभु तो भगवान आपका भला करे। उसके बाद हम लोग इसके आगे काम क्या करेंगे, तो काम हम लोग क्या पढ़े कि सर इसके अलावा हम लोगों ने एक टॉपिक सेग्रीगेट किया कि हमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, जिसमें ऑन एन एवरेज 25 टॉपिक है और हर टॉपिक में वही 25 आपको शुरुआत में पढ़ना है। क्लियर है? इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है, ना किसी का नोट्स, ना कुछ, ना कहीं। मार्केट में बहुत सारा चीज अवेलेबल है, दुनिया भर का किताब है, यूट्यूब पे है, हर जगह है। मैं बार बोल रहा हूं, आजकल का सबसे बड़ा चैलेंज है कि इंफॉर्मेशन इतना ज्यादा है, उसको कम करना है। पहले का चैलेंज क्या था, इंफॉर्मेशन कम था, उसको ज्यादा चाहिए था तो लोग दिल्ली जाते थे। अब इंफॉर्मेशन ज्यादा है, उसको कम करने का चैलेंज वो घर पे ही हो पाएगा, दिल्ली नहीं हो पाएगा, क्योंकि दिल्ली में इतना ज्यादा चकाचौंध है। इधर जाएगा तो उधर बोर्ड दिखेगा आईएएस बाबा, इधर जाएगा तो उधर बाजीराम दिखेगा, उधर जाएगा तो कुछ और दिखेगा, इधर जाएगा कुछ और दिखेगा। दिमागवा जो है ना ऐसा हो जाता है, उसमें शांति रखनी। इसलिए टॉपर के बात सुनना, अधिकतर टॉपर जो हुआ है वो घर से बैठ के हुआ है, जाकर सुन लो। चाहे सुशीलन देशमुख मैम हो, चाहे अक्षय जैन सर हो, चाहे क्रिस कटारी हो, सिर्फ काम किया है। इसीलिए इसमें आपका सेल्फ स्टडी और एक थोड़ा सा अपने आप को बांधना बड़ा नेसेसरी, बाकी और कुछ नहीं चाहिए। मेरा रोल यहाँ पे मैं इसलिए ज्यादा बोलता हूँ क्योंकि जो मैं आपको दे रहा हूँ इतना आपको दिल्ली में नहीं मिलेगा, बता देता हूँ। सिलेबस ऊपर ऊपर जाता है, नोट्स ऊपर ऊपर निकल जाएगा, आप पूछ नहीं पाइएगा, और नोट्स कभी आपका कंप्लीट नहीं होगा। आई कैन गारंटी, दिल्ली से पढ़ के नोट्स कभी कंप्लीट नहीं होगा, आधा अधूरा रह जाएगा, पढ़ाया मिटाया। इसलिए निवेदन है कि छोटी छोटी चीज अभी वैल्यू नहीं कर रहे हैं। बता रहा हूं, दिल्ली में यही आप ही लोग में से, जब दिल्ली में मैं पढ़ा रहा था तो आप ही लोग में से बहुत सारे लोग आते थे और लाख लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए मुझे देते थे। और आज मैं यहाँ पे रह के उस चीज को दे रहा हूं, उसका वैल्यू उसको पता रहता है। जो गाड़ी आपने खरीदा, उस गाड़ी की कीमत अगर 1 लाख है और आप उस गाड़ी को अगर 20,000 में बेच रहे हो, तो आपको पता है कि आप क्या खो रहे हो, क्या गेन कर रहे हो। मेरी बात समझ में आ रही है? यही चीज दिल्ली में रहता और आप आकर आप देते, जमीन बेच के देते हैं। अरे देखा है, अच्छे से देखा है। जितना देर में कैंपस में रहा हूं और जितने समय से रहा हूं, मैंने जानबूझकर इसीलिए दिल्ली चूज किया था कि उसके आसपास पूरा देखा हूं नौटंकी क्या चलता है। और इसीलिए सर आपसे निवेदन है, जो दे रहा हूं वो सिर्फ ये नहीं बोल रहा कि मैं क्या कर रहा हूं और ऐसा नहीं कर रहा। एक तरह से मैं आपको बस ये देने की कोशिश कर रहा हूं कि जो चीज आपका जमीन ना बिके, ना कुछ हो ना हो, और आप यहां से करेंगे तो काम हो जाएगा। बस इसलिए है, उसका बस समझ लेना। बाकी 7-8 महीना में रिजल्ट जरूर आएगा, मैं बिलीव कर रहा हूं, होगा तो होगा। अब आते हैं नेक्स्ट। अब लिखना रिवॉल्ट आंदोलन में एक ट्रिक पहले पूरा लिख लो, तब उसका शॉर्टकट करेंगे। लिखो, लिखना संन्यास, एक लाइन में ऐसे लिखना, ऐसे। ये अब आपका टेक्सटिंग है, मैं यहां लिखवाऊं नहीं है कि देख लेना इधर। अब आप मेरे बातों पे ध्यान देना, यहां विजुअल इफेक्ट पे ध्यान नहीं देना। तो लिखिए, संन्यास पाके, संन्यास पाके भी छोटा राम, संन्यास पाके भी छोटा राम। लिख लिए, एक ही लाइन में लिखना, संन्यास पाके भी छोटा राम। हो गया? हिंदी में ही सब लिखना, मतलब कि संन्यास पाके भी छोटा राम, बस ये ऐसे लिख लिए। लिख लिए, उसी लाइन में जाना। अहो, अहो नहीं बोलते, अहो भाग हमारे जो आप पधारे, मजाक में बोलते हैं। अहो वाह, अहो के बाद क्या लिखोगे? वाह, अहो वाह को, अहो वाह को। अभी पहले एक बार लिख लो, अलग अलग लिखवा रहे हैं इसलिए टाइम लगे उस पर। क्यों? अहो वाह क्यों? संत मुंडा, अहो वाह क्यों संत मुंडा। लिख लिए, अहो वाह क्यों संत मुंडा। उसके बाद लिखो, एका मोपा रंपा, इसी में लिखना, एका मोपा रंपा। गाना सुने हैं वाला, रंपा रंपा नहीं सुने? गाना है एक बड़ा फेमस, सुना होगा, सब नहीं बोलता है सब। फिर से बोल देता हूं, पूरा लाइन सुन लो प्लीज, एक बार मिला लेना, गलत मत लिखना, फिर हम इस पर टेक्निक पे आएंगे। तो पहला है, क्या बोला पहला लाइन, पहला शब्द क्या है? संन्यास पाके भी छोटा राम, अहो वाह, यहां तक लिख लिए। अहो वाह को क्यों संत मुंडा एका मोपा रंपा। हो गया? लिख लिए? पक्का ना? मेरे शब्द पे सिर्फ आप ध्यान देना, मैं लिखूंगा नहीं। अब देखता हूं, क्योंकि आपको सुनने का कैपेसिटी दिमाग में रखना है। पहला लिखिएगा,
सन्यास मतलब सन्यासी विद्रोह, सन्यास मतलब सन्यासी विद्रोह, लिख लीजिए। कैसे लिखोगे? जैसे सन्यास से लिखे हो ना, तो सन्यास के नीचे ऐसे कर लेना एरो डाल के, और तब लिखना सन्यासी विद्रोह। कुछ बुझा रहा है? और ब्रैकेट में उसका डेट लिख लेना 1763, 1763। ठीक से लिखना, क्या हम आप ही से पूछेंगे और फिर यहां लिख के एक चीज उसमें बताएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे याद रखना है। तो आप ही डेट बताएंगे, हम नहीं बताएंगे। तो सर सन्यास के नीचे क्या लिखे? सब बोलो, सन्यासी विद्रोह। डेट क्या हुआ? 1763। अब दूसरा, तो सन्यास पाके था ना, ठीक है, तो पाके में लिखना, उसको आप सुनोगे पाइका विद्रोह। तो पाके मतलब पाइका विद्रोह, पाइका। पहले सिर्फ अभी 1763 लिख लो, कब से मतलब आगे कब तक आएगा वो डिटेल में करेंगे, बट अभी पहले डेट लिख लो 1763। सन्यास पाके, पाके मतलब पाइका विद्रोह। डेट लिख लेना 1817, 1817 हो गया। पाके भी है ना, भी, तो सन्यास पाके भी मतलब भील विद्रोह। अरे भील विद्रोह सुना होगा, भील जनजाति, भील विद्रोह 1818, 1818 हो गया। छोटा मतलब छोटा नागपुर विद्रोह, छोटा मतलब छोटा नागपुर विद्रोह 1820, 1820 हो गया। छोटा के बाद राम, तो रामसे विद्रोह सुना होंगे ना, रामसे। आगे रामसे मैकडोनाल्ड मिलेंगे। रामसे विद्रोह अभी लिख लो, जब रीड करोगे आएगा तो वहां पे मजा आएगा। रामसे विद्रोह सब आएगा। रामसे विद्रोह डेट लिखिएगा 1822। अब उसके बाद है शब्द कौन सा? अहो है ना, ये बताने की जरूरत है मुझे? अहोम, बात खत्म। तो लिखो अहोम विद्रोह नीचे। अहोम, अहोम किंगडम भी था बहुत पहले, बिल्कुल, वेरी गुड। अहोम विद्रोह डेट लिख लेना 1828, 1828। वाह, वाह भी याद होना चाहिए वैसे। वहाबी, वाह मतलब वहाबी विद्रोह, वहाबी, वहाबी विद्रोह 1830, 1830, 1830। नेक्स्ट अहो वाह, वाह के बाद क्या है? को, तो अहो वाह, को लिखना वहां पे, कोल विद्रोह, को कोल विद्रोह, कोल विद्रोह 1831, 1831, 31 कोल विद्रोह हो गया। नेक्स्ट को बाद क्या है? क्यों, क्यों है ना? अरे कुछ बोल ही नहीं रहा है सर। तो क्यों में लिख लो कुक्का विद्रोह, क्यों मतलब कुक्का विद्रोह, कुक्का विद्रोह। नेक्स्ट क्यों का डेट, हाँ 1840, 1840। उसके बाद है संत, संत बताने की जरूरत है? संत में कौन सा आएगा बताओ? अरे संथाल विद्रोह, संथाल 1855। मुंडा बताने की जरूरत है? मुंडा, मुंडा, मुंडा विद्रोह, बिरसा मुंडा का नाम तो शुरुआत में ही लिया था। मुंडा विद्रोह 1895, 1895। मुंडा के बाद क्या है? एक्का, एक्का मोपा रंपा है ना, तो सर एक्का एंड मोपला, मोपला विद्रोह सुना होंगे ना, मोपला। तो एका विद्रोह एंड मोपला विद्रोह दोनों एक ही साथ हुआ है, दोनों एक ही साथ 1921 में। एका एंड मोपला 1921 हो गया। नेक्स्ट लास्ट है रंपा, तो रंपा तो आप लिख ही सकते हो,
क्या लिखोगे रंपा में? रंपा विद्रोह 1922। 1922 में एक और चीज हुआ था जो ट्रिक में बताया था, कौन सा? चौरी चौरा। सर इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है ना कि स्कूल में जब पढ़ाई होता था एसएसटी तो अधिकतर जन सोता था, ध्यान रखना। और सीबीएसई स्कूल वाला तो और सोता था, बिहार बोर्ड वाला तो नहीं पढ़ियो लेता था, सीबीएसई वाला पीछे जाके खराटा मारता था। अच्छा इंटरेस्टिंग बात ये भी था कि एसएसटी में जो क्लास में सोता रहता था उसको 98 नंबर आ जाता था, और जिसमें खूब ज्यादा ध्यान देता था साइंस मैथ में जस्ट पास 38, 39 या 40। समझ पा रहे हैं? तो एसएसटी का खासियत था कि नंबर आ जाते थे। और जब हम आईएएस बनने आते हैं, जब 10th का पेपर होता है ना और 12th का पेपर होता है, तो बिहार बोर्ड वाले को देखना, सीबीएसई को मैंने देखा है उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बिहार बोर्ड वाले के लिए 10th बड़ा मैटर करता है। सर गांव घर में पहले रिजल्ट आता था पेपर में, रोल नंबर के साथ पेपर में छपता था पूरा रिजल्ट, ध्यान समझना, पूरा गांव देखता था। तो रोल नंबर कितना होगा वो ये बताइए नहीं रहा है, रोल नंबर बताएगा काम हो जाएगा। अब सर ये बताता ही नहीं था। आज भी देखोगे तो 10th का रिजल्ट बड़ा मैटर करता है। तो बच्चा 10th में और 12th में सबसे ज्यादा सेंसिटिव और हार्ड वर्किंग हो जाता है, गधा से गधा बच्चा भी। बिहार बोर्ड वाला ध्यान रखना, सीबीएसई वाला जो सीरियस होता है उसका टॉपर होता है, जो सीरियस नहीं होता है वो बीच में जो रहता है 60-65 पे खुश रहता है, बस हो गया। बिहार बोर्ड के लिए फर्स्ट डिवीजन चाहिए, परसेंटेज से मतलब नहीं है। सीधा का पूछे कथी कहला फर्स्ट, बस 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 बम बम बाजा एकदम बढ़िया रहो, ऐसे बोल देते हैं। 10th 12th में आप इतना सीरियस रहते हैं, और जब लाइफ बनाने की बात आती है आईएएस के लिए तो काहे नहीं सीरियस होते हैं। फिर आप रिलैक्स करने लगते हैं, फिर आप चिल मारने लगते हो कि यार थोड़ा स्ट्रेस हो गया चिल मार रहे, उस समय तो नहीं कुछ कर रहे होते हो। इनफैक्ट 12th में आते आते आप वो सारा कुछ छोड़ देते हो जो 11th में कर रहे थे। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? और जब लाइफ की बात आती है आईएएस बनने की तो उस समय क्या है, रिलैक्स, और रिलैक्स करने के लिए अलग अलग आपके पास बहाने आ जाते हैं, कभी मूवी देखने का, कभी खा लेने का, कभी घूमने का, ये सारा कुछ आता है। बस निवेदन ये कर रहा हूं कि जिस तरीके से बेइज्जती 10th में महसूस होता है वैसे ही बेइज्जती यहां पे भी महसूस करने की कोशिश करिएगा ना तो रिजल्ट आ जाएगा। बेशर्म मत बनिए, बेशर्म राजनीति में बनिएगा, अपने प्रति बेशर्म मत होइए, बड़ा काम की चीज आएगा। नहीं तो कोई आदमी फेल होने के बाद कहता तू कथी कहला, वो बोल देता है, उससे आपका नुकसान है। तनु जैन आईएएस, जो तनु जैन मैम है जो बार बार आती है, इंटरव्यू लेती हैं, और ऑलरेडी आईएएस ऑफिसर है, जो इंटरव्यू लेती है, जो काफी पॉपुलर है, क्या बोले कि मेरा जब सेकंड रिजल्ट नहीं आया मुझे इतना एम्बैरेसमेंट फील हुआ कि मैं क्या बोलूंगी समझ ही नहीं आया, मतलब एकदम अजीब लग रहा था। इसीलिए तीसरी बार जो अटेम्प्ट दिया वो ऐसा दिया कि मैं ये, उनके दिमाग में क्या है कि रिजल्ट आया तो मेरे पापा ही ना पूछे कि क्या भेल था। क्योंकि सर रिजल्ट जब कोई आपसे पूछता है ना तो उसमें आपका देखना बॉडी का जो है ना हार्मोन सर 300 नहीं सर 3000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पूरा दौड़ने लग जाता है कि क्या बोलने। वो कम से कम सोच के ध्यान में रखिएगा ना तो बहुत लाइफ आसान हो जाएगा। और यहाँ मैं समझा रहा हूं तो आप लोड मत लेना, यहाँ समझाना ही काम है, नहीं तो सर नहीं हो पाएगा। सिर्फ पढ़ने से रिजल्ट नहीं आता है, सिर्फ पढ़ने से आता ना तो पढ़ाकू लोग सब निकाल लेता है, और ऐसे लोग आईएएस बन जाता है, कहते ई बन गई। 10th 12th में देखना ना इसे टॉप करेगा कि आपको बिलीव ही नहीं होगा। और बिहार बोर्ड में तो अलग अलग लेवल के लोग टॉप कर जाते हैं, सब्जेक्ट नहीं पता रहता है, पॉलिटिकल साइंस की पॉलिटिकल, समझ पा रहे हैं, यहाँ तो कुछ अलग ही कांड हो जाता है। लेकिन सर फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि आप सिर्फ मेहनत करिएगा, बाकी काम। अब लास्ट बार बोल रहा हूं, ध्यान से समझिए, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है? क्या बोर्ड हुए? मजा आया? मजा नहीं भी आया तब भी बोलना है। तो सबसे पहला जो विद्रोह वाला लिखवा है उसको एक बार पूरा का पूरा कनेक्ट कर लो जल्दी से। पहला है सन्यास पाके भी छोटा राम, अहो वाह। उसके बाद अहो वाह के बाद क्या है? अहो वाह को क्यों संत मुंडा। उसके बाद एका मोपा रंपा। क्लियर? सन्यास मतलब देख कहीं बोलते जाओ, सन्यास मतलब सन्यासी विद्रोह, डेट बोलना 1763। अब उसमें देखना जरा ध्यान से, सन्यासी विद्रोह मात्र 1763 में है, बाकी मैक्सिमम देखो 1800 में है। ध्यान से देखो, 1763 के बाद जो मैक्सिमम विद्रोह 18 में गया है उसमें भी कुछ जगह तो देखना इवन नंबर का 2-2 साल का गैप है, दिख रहा है। और आगे चलकर फिर जाकर फिर चेंज हुआ है, जैसे फिर उसके बाद 31, फिर 32, फिर 40 हो गया, फिर सीधा 95 चला गया। मैं क्या बोल रहा हूं, सन्यासी विद्रोह याद रहेगा ना तो उधर का ऑप्शन में छांटना आसान हो जाता है, क्योंकि सन्यासी विद्रोह का टाइम पीरियड देखो, कहां 1763 और फिर कहां सबसे इंपॉर्टेंट 1820 1822 जा रहा है। इसीलिए सन्यासी विद्रोह को ऐसे घेर लो, एक तरफ सीधा एक साइड ऐसे बॉक्स बना लो या उसको सर्कल कर लो, और घर जाके ना इस पे काम करना। देखो मैं घोल के पिला सकने वाला काम जो बोलते हैं नहीं कर सकते, हम वही कर रहे हैं।
ये घोर के पिलाने वाला ही काम कर रहे हैं, ईमानदारी से बोल रहे हैं। इतना आईएएस में नहीं बताया जाता है प्रभु, नोट्स मिलता है नोट्स, और उसमें बोल दिया जाता है टुडे वी हैव फिनिश द क्लास, पेज नंबर 1 से लेकर 210 तक पढ़ के आना। खत्म। किसी कोचिंग, बाजीराव मैडम इस समय पढ़ा हूं, आई कैन गारंटी किसी कोचिंग में अगर आप जाएंगे और वो बोले कि पूरा सिलेबस पढ़ाए हैं, कोई नहीं बोलेगा, पॉसिबल ही नहीं है। अंत तक जाते जाते निपटा ही दिया जाता है। पहला बेंच में भीड़ है 500 का, अंतिम समय बचा है 13 हो रहा, 23 हो रहा, बाकी सारा बेंच खाली है, और वही 13-23 आईएएस बनेगा, बात खत्म। तो ध्यान से देखिएगा, ये जो विद्रोह लिख रहा हूं, आपसे निवेदन है विद्रोह लिखिएगा। मैं हर टॉपिक का अलग अलग कॉन्सेप्ट बना रहा हूं, उसमें से मैक्सिमम बना चुका हूं, और हर टॉपिक पे डेट वाला मैंने पूरा शॉर्टकट ट्रिक बनाया हुआ ताकि काम आसान हो जाए। क्लियर है? हम लोग नेक्स्ट क्लास से पूरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और फिर शुरुआत में जो मैंने 25 टॉपिक लिखवाया है, जो टारगेट दिया है, आप पढ़ते रहे। मैं पढ़ा रहा हूं नहीं पढ़ा रहा हूं उससे मतलब नहीं रखिएगा, आप रीड करते रहिएगा, समझ में सारा कुछ आएगा। मैं फिर से एक बार ऊपर से कोट कर दूंगा, पूरा लिपापोती बराबर हो जाएगा, यानी कि दिमाग में चला जाएगा। क्लियर है? तो सर अभी के लिए हेडिंग डाल लीजिए पहला, बाकी कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट हेडिंग डालिएगा, थीम 1 क्या था जरा बताओगे? एडवेंट ऑफ यूरोपियन। तो पहला हेडिंग डालिए एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, फ्रेश हेडिंग डालिए। और हर चीज का कॉपी, हर सब्जेक्ट का पहले ही बोला हूं, सेपरेट रखना और आराम से संभाल के रखना। लंबा लड़ाई है ये, तो थोड़ा सा ध्यान से रखना। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस हो गया, बस हेडिंग डालो ताकि बस हम शुरुआत कर लें, बाकी कल से इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है ना? अब 2 मिनट दे रहा हूं, आज जो पढ़े प्लीज टाइम बिना वेस्ट किए 2-2 मिनट दे रहा हूं, पूरा पलटो जरा, क्या पढ़े हो, खाली पलटो 2 मिनट, दिमाग अलर्ट रख के, बस रिलैक्स होकर 2 मिनट खाली पलटो कि कुछ हुआ है कि ऐसा ही गया है। हो गया, पढ़ लिए 2 मिनट, उसको बस ध्यान से एक बार देख के रख लो। निवेदन है एक बार और रिवीजन करना, ठीक है? और जहां एडवेंट ऑफ यूरोपियन लिखा है इसमें एक लाइन लिख लो, क्लास की समाप्ति करते हैं। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस में एक लाइन लिखिए, लिखिएगा आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, बस एक लाइन लिख लीजिए। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब द लेटर मुगल्स वेयर very weak. The later Mughals were very weak, and due to this, and इसके कारण, and due to this foreign attacks, from different regions, reason GION वाला, from different regions started and in this era different European countries like, अब जिसको मैं मैपिंग पूरा पढ़ा चुका हूं, दिमाग में है सब, लाइक पोर्तुगीज यानी कि पुर्तगाल, लाइक पोर्तुगीज, डच, पोर्तुगीज कॉमा डच, फ्रेंच, ब्रिटिश एटसेट्रा, French, British, etc. has took the advantage and started expansion in India. डन, आज के लिए यहीं तक। लास्ट क्लास के मैं हर लास्ट 2 मिनट में बोलता हूं, आपको फिर बोल दे रहा हूं, सुन लो ध्यान से। जो आज पढ़ाया हूं उसको दिमाग में एक बार हमेशा रिकॉल करके जाओगे तो इजी रहेगा। तो क्या पढ़ाया हूं आज? पहला 5 ट्रिक हो गया, थीम हो गया, और उसके बाद एक ट्रिक ये हो गया, और फिर टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर कौन सा टॉपिक पढ़ना है। आज पूरे क्लास का मात्र यही सार है, इतना ही तक रखिएगा, ठीक है? कल मिलते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे। बाकी जो टारगेट दिया है ध्यान रखिएगा,
जान लगा दो, ये टारगेट कंप्लीट करो, फिर मिलते हैं। और फिर बोल दे रहा हूं, क्योंकि दीपावली आएगा, छठ आएगा, तो आप लोगों को क्या हड़बड़ाहट होगा, और छठ में नहीं चाहे तो भी आपको ब्रेक हो जाएगा। इसलिए इस बीच में कोई गैप करने की कोशिश ना करें। दो ही चीज के लिए गैप करें, या तो हेल्थ से रिलेटेड बात हो तब, या करियर से रिलेटेड बात हो तब। इसके अलावा पार्टी फंक्शन बर्थडे उड़े मिस करेंगे तो आप आईएएस नहीं बन पाएंगे। बुरा मत मानिएगा, नहीं बन पाएंगे, बात खत्म। चलिए मिलते हैं कल कंटिन्यू करते हैं।